तो इस कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो काफी परेशान है और बहुत तेजी से भाग रही होती है। और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और वो ये कहता है कि वो लड़की इस गांव के लिए बस मुसीबत ही लेकर आने वाली है और जिनके पास स्टार्स नहीं होते वो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। और अब ये लड़की भागते हुए एक जंगल के अंदर आ जाती है और यहाँ से वो कुछ बाहर निकालती है और साथ में कुछ बैग्स बाहर निकलते हैं जिनके अंदर वो इन सारे के सारे बर्तनों को रख देती है और ये सारे के सारे बर्तन इस छोटे से बैग में समा जाते हैं। और साथ ही में वो इस पेड़ के अंदर से भी कुछ किताबें निकालकर और साथ में इन बोतल्स को भी इसी बैग के अंदर डाल देती है। लेकिन ये बच्ची इस बात को लेकर काफी परेशान हो रही होती है कि मेरे गांव वालों ने मुझे छोड़ दिया और यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं भी उन्हें छोड़ दूंगी, अपने गांव को, अपने मॉम और डैड को। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये छोटी सी बच्ची सोचती है काश मेरे पास भी काफी सारी स्किल्स होती जैसे कि मैं तेज भाग पाती या फिर छुप पाती, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब वो आगे जा रही होती है तभी उसके सामने एक डंपिंग यार्ड आ जाता है और वो ये सोचती है क्या मुझे इसके अंदर कोई खजाना मिलेगा। और यहाँ पर वो सारे कबाड़े को बाहर निकालना शुरू कर देती है और खुद भी नीचे गिर जाती है। और उसे यहाँ पर एक चीज मिलती है जो कि दिखने में एक मैप की तरह लग रही होती है और साथ में एक चीज भी नीचे गिर जाती है और वो इन दोनों को ही कलेक्ट कर लेती है। पर वो अब भी यही सोचती है कि ये सारा कुछ है तो कबाड़ा ही, तो ये मेरे काम क्या आएगा। और वैसे भी मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जिसे कोई भी पसंद नहीं करता और साथ ही में मैं उन चीजों के साथ रह रही हूँ जो कि किसी को भी पसंद नहीं है, जैसे कि ये कबाड़ा। और तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि अपने साथ में स्लाइम्स को लेकर आता है ताकि वो ये सारा का सारा कूड़ा खा सके। लेकिन ये छोटी सी बच्ची इस बात को सुनकर काफी डर जाती है जब ये बंदा कहता है कि उन गाँव वालों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने उस छोटी सी बच्ची पर काफी बड़ा इनाम रखा है और वो उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते हैं। और ऐसी ये लड़की अपने सफर को आगे कंटिन्यू करती है और इसके सामने काफी छोटे छोटे स्लाइम्स आ जाते हैं जिनसे ये काफी डर जाती है और उनसे दूर भागना शुरू कर देती है। बचाओ मम्मी स्लाइम्स। और भागते भागते ये नीचे गिर जाती है और फिर गिरती ही जाती है और गिरती ही जाती है और फिर ये एक पेड़ पर आकर लटक जाती है और लास्ट में वहाँ से भी गिर जाती है जिससे उसके हाथ में भी चोट आ जाती है। और इसे सही करने के लिए वो उसी पोशन का इस्तेमाल करती है जो कि उसे वहाँ से मिला था और इसके दोनों हाथ सही हो जाते हैं। लेकिन अब भी वो इन सारे स्लाइम से डर रही होती है, जिसके बाद वो हिम्मत जुटाकर आगे जाती है और उसके सामने एक नदी होती है और ये अपने सारे कपड़े उतारकर इस नदी के अंदर कूद जाती है और काफी मस्ती करती है। और अब वो इस पानी से बाहर आ जाती है। मैं पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ और वो ये डिसाइड करती है कि जैसे कि फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि मुझे अपना भेष चेंज करना है तो मुझे एक लड़की की तरह दिखना होगा जिससे कि मैं सबसे बच सकती हूँ। और ये बोलने के बाद वो अपने सारे बालों को उड़ा देती है और साथ में उस नाम को भी चेंज कर देती है जो कि उसके मॉम डैड ने उसे दिया था। और साथ ही में वो अपना नया नाम चूज करती है जो कि है आईवी। और जब ये आगे जा रही होती है तभी अचानक इसे पत्तों में एक छोटा सा स्लाइम दिखता है और वो इसे देखकर काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी मॉन्स्टर बुक बाहर निकालती है और इसके अंदर इस स्लाइम का कोई भी ऑफिशियल नाम नहीं होता। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और ये स्लाइम उड़कर नीचे गिर जाता है। और इस मॉन्स्टर बुक में भी यही बात लिखी हुई थी कि ये स्लाइम सच में काफी कमजोर होते हैं। और आईवी उसे देखकर ये कहती है कि तुम तो सच में काफी कमजोर हो। और अब ये उस स्लाइम के बारे में पढ़ना शुरू करती है तो उसके अंदर ऐसा लिखा होता है कि ये स्लाइम सच में काफी कमजोर होते हैं कि एक तेज हवा के झोंके से भी इनकी जान जा सकती है। और अब वो ये सोचती है कि वो इस स्लाइम की हेल्प करे, लेकिन उसे अब भी काफी डर लग रहा होता है। लेकिन बाद में वो इसे हाथों में उठा लेती है और इसके बारे में और भी स्टडी करना शुरू करती है। पर तभी दोबारा से हवा का झोंका आता है और ये स्लाइम दोबारा से उड़ना शुरू कर देता है और आईवी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। और फिर हमें ये बताया जाता है कि इन स्लाइम्स की लाइफ काफी कम होती है, यानी कि बस एक दिन। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि आईवी इस स्लाइम के सामने खड़ी होती है और वो ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी को तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता। और वो भी अजीब से इशारे करता है पर आईवी को उसकी बातें समझ नहीं आती और उसको ऐसा लगता है कि ये स्लाइम उबला हुआ अंडा मांग रहा है, वैसे मैं तुम्हें आज हवा से बचा सकती हूँ। और अगली पल हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर आईवी इसी स्लाइम के साथ लेटी हुई होती है और वो ये बताती है कि जिस विलेज से मैं हूँ वहाँ पर हर किसी को 5 साल की उम्र में पावर्स रिसीव हो जाती हैं और उन्हें स्टार्स मिलते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी बताती है कि उसकी मॉम और डैड के पास कौन कौन सी स्किल्स थी और वो ये कहती है कि मेरे डैड के पास 2 स्टार स्किल्स थी। ये स्लाइम उसकी बातों को काफी गौर से सुन रहा होता है और वो ये कहती है कि ये स्किल्स हमें गॉड देते हैं और वो ही ये डिसाइड करते हैं कि किसके पास कितने स्टार्स होंगे। और अब वो ये कहती है कि जब वो 5 साल की हुई तो उसे भी एक स्किल मिली जो कि थी टेमिंग स्किल, पर इस स्किल के कोई भी स्टार्स नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि मैं किसी भी मॉन्स्टर को टेम नहीं कर सकती और यहाँ तक कि किसी भी जानवर को भी नहीं। और हमारे विलेज में एक ही रूल है कि नो स्टार्स नो लव। और अब वो अपना सारा सामान बाहर निकालती है
और वो ये बताती है कि मेरे पास ये जो सारा सामान है ये मुझे उसी फॉर्च्यून टेलर ने दिया है और मेरे पास ये बैग भी है जो कि काफी पुराना हो चुका है और मेरे ख्याल से ये सही से काम नहीं करता। और आईवी इस स्लाइम को अपना सारा दुखड़ा सुना रही होती है कि मेरे विलेज के लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। और वो इसे अपना पहला बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और यहीं पर सो जाती है। और जैसे ही सुबह इसकी आँख खुलती है तो वो ये नोटिस करती है कि ये स्लाइम उसके आसपास नहीं है और ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। और आईवी को ऐसा लगता है कि वो दोबारा से अकेली पड़ चुकी है और उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। और वो ये डिसाइड करती है कि मैं वही करूंगी जो कि मुझे फॉर्च्यून टेलर ने कहा था, यानी कि मैं रॉयल कैपिटल जाने वाली हूँ। और जैसे वो इस मैप के अंदर देखती है तो इस मैप के अंदर वही स्लाइम होता है जिसको देखकर ये काफी खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम अभी भी जिंदा हो। अब आईवी एक जंगल के अंदर आ जाती है और वो ये स्टडी कर रही होती है कि एक मॉन्स्टर को कैसे टेम किया जाता है। और इस बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ होता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए कुछ मैजिकल एनर्जी को उस मॉन्स्टर के सामने पास करना होगा। अगर वो उसे एक्सेप्ट करता है तो वो ग्लो करना शुरू कर देगा और बाद में उसे एक नाम भी देना होता है। और वो ये सारा कुछ इस स्लाइम के ऊपर ट्राई करती है और ये स्लाइम ग्लो करना शुरू कर देता है। तो चलो अब मैं तुम्हें एक नाम देती हूँ। और आईवी सोचती है कि मैं इसे क्या नाम दूं। और तभी वो आसमान की तरफ देखती है। तुम्हारा कलर आसमान से काफी मिलता जुलता है, तो चलो मैं आज से तुम्हारा नाम रखती हूँ सोरा। और मैं आप सभी को बताता चलूं कि सोरा का मतलब होता है स्काई। तभी हम देखते हैं कि स्लाइम के ऊपर एक मार्क आ जाता है, यानी कि आईवी ने उसे टेम कर लिया है। और ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और वो इस स्लाइम से कहती है कि तुम भी मेरा नाम जानना चाहते हो। और तभी वो इसे आसमान में उठा देती है। हेलो सोरा, मेरा नाम है आईवी और आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर हम देखते हैं कि आईवी ने चूहों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाया हुआ होता है और वो फाइनली एक चूहे को पकड़ भी लेती है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है कि फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया और ये मेरा 10वां है। लेकिन वो इसे काटने से पहले सॉरी कहती है और बाद में इसकी सारी खाल उतार देती है और इसे बैग के अंदर भर लेती है। और अब आईवी आगे जाने के लिए मैप को बाहर निकालती है और वो ये कहती है कि मुझे कैपिटल के पास एक गाँव में जाना है। और जैसे कि मुझे फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि रॉयल कैपिटल इस मैप के अंदर नहीं है, लेकिन वो इसी रास्ते में है जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन फिर दोबारा हवा चलनी शुरू हो जाती है और सोरा उड़ने ही वाला होता है, लेकिन आईवी उसे पकड़ लेती है। तुम बच गए, मैंने तुम्हें बचा लिया। और हाँ, मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि वैसे तो इस स्लाइम की लाइफ एक ही दिन होती है, क्योंकि ये अक्सर हवा के झोंकों से मारे जाते हैं, लेकिन आईवी इसको प्रोटेक्ट कर रही है तो इसलिए इसकी लाइफ बढ़ चुकी है। और तभी अचानक से यहाँ पर कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और आईवी सोरा को अपने बैग के अंदर रखकर भागना शुरू कर देती है और वो काफी घबरा रही होती है। और जब ये जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठती है तो आईवी ये नोटिस करती है कि नीचे काफी बड़ी बड़ी चींटियां हैं जो दिखने में काफी खतरनाक लग रही हैं। पर कुछ देर के बाद ये सारी चींटियां यहाँ से चली जाती हैं और आईवी सोरा से कहती है कि जब तक हमें ये पता नहीं लग जाता कि हमें कब मॉन्स्टर्स का सामना करना है तो तब तक हमें चौकन्ना रहना होगा और साथ में तुम्हें भी। लेकिन एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से काफी भारी हो चुके हो। क्या सोरा, तुम बड़े हो चुके हो या ये बस मेरी इमेजिनेशन है? और अब वो ये नोटिस करती है कि उसके फेस पर एक कट लगा हुआ है जिसको सही करने के लिए वो अपने सारे के सारे पोशंस का इस्तेमाल कर लेती है और अब उसके पास एक भी पोशन नहीं बचता, यानी कि उसके सारे के सारे पोशंस खत्म हो चुके हैं। पर मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरे पास और भी पोशंस होंगे, क्या मैंने उन्हें कहीं गिरा दिया? आगे जाते वक्त वो ये नोटिस करती है कि सामने पेड़ों पर उसके नाम के पोस्टर्स लगे हुए होते हैं जहाँ पर उसका रियल नेम लिखा हुआ होता है जो कि है फेमिसिया और उसकी उम्र 8 साल है। और जिन विलेज वालों ने ये पोस्टर्स लगाए हुए होते हैं वो उसी के विलेज के होते हैं, यानी कि लाटोमी विलेज। और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे पकड़ने पर काफी बड़ा इनाम भी रखा हुआ होता है। और जब आईवी ये सारा कुछ पढ़ती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो ये सोचती है कि ये सारे लोग मुझे पकड़ने के लिए इतना बड़ा इनाम रखकर क्यों बैठे हैं, आखिरकार ये सारे मेरे पीछे क्यों हैं? और तभी उसकी अंतर आत्मा से ये आवाज आती है क्योंकि तुम एक भागी हुई लड़की हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो इन सारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती क्योंकि अब मैं फेमिसिया नहीं हूँ, मेरा नाम है आईवी। और उसके रास्ते में जितने भी सारे पोस्टर्स आते जाते हैं वो उन सभी को फाड़ना शुरू कर देती है। और अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि आईवी एक गांव के अंदर आ जाती है और इस गांव के अंदर सभी लोगों के पास अलग अलग तरह की स्किल्स होती हैं। किसी के पास फायर, किसी के पास वाटर और कोई काफी तेज भाग सकता है, यानी कि एक डुप्लीकेट क्रिश। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सर्च करने की भी स्किल होती है, यानी कि वो किसी भी चीज को आसानी से सर्च कर सकते हैं। लेकिन आईवी के मन में अब भी यही ख्याल होता है, काश मेरे पास भी कोई स्किल होती तो मैं भी कुछ काम की होती। और यहाँ से गुजरते हुए उसे एक मीट की दुकान दिखती है और वो ये सोचती है कि मेरे पास जो मीट है मैं उसे यहाँ पर बेच सकती हूँ। अरे सुनो अंकल, मैं यहाँ पर कुछ बेचना चाहती हूँ। और ये आदमी सूंघ कर ही बता देता है कि तुम्हारे पास जो मीट
मीट है, मैं उसे जानता हूँ। और ये बंदा ये सारा कुछ इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि इस बंदे के पास सूंघने की स्किल्स हैं। वैसे तुम मुझे काफी एक्सपीरियंस लग रही हो क्योंकि तुमने इसे काफी अच्छे से काटा है। और आईवी के पास जितना भी मीट होता है वो सारा इसे बेच देती है, जिसके बदले में उसे 100 कॉइन्स मिल जाते हैं। अगर तुम्हारे पास और भी चूहे का मीट हो तो तुम मुझे उसे बेच सकती हो। बेझिझक यहाँ पर आ जाना। और आगे जाते हुए ये एक बेकरी से एक बन भी खरीद लेती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये काफी खुश होती है और आधा बन तोड़कर सोरा को भी दे देती है कि तुम इसे खा सकते हो। पर सोरा इस ब्रेड को देखकर अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है, यानी कि वो पूरा फैल जाता है। और आईवी ये समझ जाती है कि तुम इस तरह से तब फैलते हो जब तुम्हें मना करना होता है, यानी कि तुम इसे खाना नहीं चाहते। मैं समझ गई। और आईवी इसे दोबारा से पता करने की कोशिश करती है कि वो क्या खाता है। और ये बेचारा दोबारा से इशारे करना शुरू कर देता है और आईवी को फिर से ऐसा लगता है कि ये दोबारा से उबला हुआ अंडा मांग रहा है। और फिर अगली सुबह आईवी दोबारा से अपने रास्ते पर निकल जाती है और रास्ते में उसे डंपिंग यार्ड दिखता है जहाँ पर उसके सामने कूड़े का पूरा भंडार पड़ा हुआ होता है और वो इसके अंदर अपने काम का सामान ढूंढना शुरू कर देती है। और वो ये नोटिस करती है कि उसके सामने अलग अलग तरह के पोशंस हैं और ये सारे पोशंस अलग अलग कलर्स के हैं। तो अब ये उन सारे पोशंस को उनके कलर के हिसाब से अलग अलग करना शुरू कर देती है। और जब वो इन ब्लू वाले पोशंस को एक तरफ रखती है तो सोरा यहाँ पर आ जाता है और वो इन्हें खाकर चट कर जाता है। और आईवी उसे देखकर ही कहती है, क्या तुम सच में कूड़े को डिस्पोज कर सकते हो? और अब वो उसके सामने अलग अलग तरह की चीजों को रखना शुरू कर देती है, जैसे कि ये रेड पोशन, ये गमला और न जाने क्या क्या। लेकिन सोरा इन सारी चीजों को डिस्पोज करने से मना कर देता है। और जब ये इसके सामने एक ब्लू पोशन रखती है तो ये इसे आराम से चट कर जाता है और साथ ही में आसपास पड़े हुए सारे के सारे ब्लू पोशंस को खाना शुरू कर देता है और काफी खुश लगता है। अरे यार सब मत खाओ, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। और अगली पल हम ये देखते हैं कि आईवी दोबारा से मीट शॉप में आ जाती है और यहाँ पर उसे मीट बेचने के बदले 150 कॉइन्स मिलते हैं। और जब वो दोबारा से एक ब्रेड खरीदने के लिए आती है तो शॉप की ओनर उसे अपने पास से एक ब्रेड एक्स्ट्रा दे देती है। और अब आईवी एक नदी के अंदर नहा रही होती है और वो सोरा को भी इसके अंदर आने के लिए कहती है, पर सोरा मना कर देता है। और अब ये बाहर आकर अपने बैग से अपने लिए ब्रेड और सोरा के लिए ब्लू पोशंस निकालती है और ये दोनों मस्ती से अपना अपना खाना एंजॉय करते हैं। वैसे ये खाना सच में काफी टेस्टी है और हमें ये खाना रोज मिल रहा है, तो इसके लिए हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। और आईवी यहाँ के लोगों से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो ये कहती है कि यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, तो हम यहाँ पर रह सकते हैं, वो भी काफी लंबे टाइम के लिए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ये देखते हैं कि आईवी दोबारा से उसी गांव में आ जाती है जहाँ पर उसे कुछ आदमी दिखते हैं और उन्हें देखकर वही समझ जाती है कि ये सारे आदमी वही हैं जो कि उसे ढूंढ रहे हैं। और ये दोनों आदमी भी उसको नोटिस कर लेते हैं और वो ये कहते हैं, अरे ओए बच्ची, तुम्हारे पास ये मैजिक बैग है ना, तो जल्दी से हमें दिखाओ कि इसके अंदर क्या है। लेकिन भाई आईवी यहाँ से कल्टी मार लेती है और वो भागते हुए ये कहती है कि मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग कभी भी जान नहीं पाएंगे कि मैं ही फेमिशिया हूँ। और अब ये भागते भागते मीट शॉप के पास पहुँच जाती है। अरे सुनो, क्या तुमने और भी चूहे पकड़े हैं? अरे नहीं नहीं, इस बार नहीं। और अब ये मीट वाला बताता है कि हमारे गाँव में कुछ एडवेंचरर्स आ चुके हैं और उन्होंने मुझसे सारा ड्राई मीट ले लिया है। और वो ये बता रहे थे कि उन्हें सफर में इस मीट की जरूरत है, यानी कि वो किसी को ढूंढने जा रहे हैं। आईवी अपने सामने इस पोस्टर को देखकर काफी घबरा जाती है और वो यहाँ से निकल जाती है। अब भागते भागते वो उसी बेकरी के पास पहुँच जाती है जहाँ पर ये लेडी उससे कहती है, क्या तुम आज ब्रेड नहीं लोगी? नहीं, आज मुझे नहीं चाहिए। वैसे आज मैंने तुम्हारी पसंद की ब्रेड बनाई है तो तुम इसे ले सकती हो। और ये लेडी उसे फ्री में ब्रेड दे रही होती है। लेकिन जैसी आईवी इस शॉप के अंदर अपना पोस्टर देखती है तो वो इस ब्रेड को लिए बिना ही यहाँ से भाग जाती है। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि आईवी एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई रो रही होती है और वो ये कहती है कि ये गाँव सच में काफी अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अब इस गाँव में ज्यादा नहीं रह सकती। और अब वो सोरा को भी बैग से बाहर निकालती है और उससे ये पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि इस वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मैं रह सकती हूँ? और अगली पल हम ये देखते हैं कि आईवी इस गाँव से बाहर जा रही होती है क्योंकि वो ये समझ जाती है कि ये गाँव उसके रहने के लायक नहीं है और यहाँ पर हर जगह उसके पोस्टर्स लग चुके हैं। और तभी उसे अपने सामने एक रास्ता दिखता है और वो मैप निकालती है और ये सोचती है कि मैं इस बात को नहीं जानती कि वो लोग कौन से डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन मुझे उनसे बचने के लिए एक सही रास्ता चूज करना होगा। लेकिन मैं कहाँ पर जाऊँ? तभी सोरा उसे इशारे करना शुरू कर देता है, लेकिन आईवी को उसकी बातें समझ नहीं आती। क्या तुम्हें भूख लग रही है? पर आईवी ये कहती है कि मुझे अभी भूख नहीं है। लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है। पर इन दोनों के पास खाने के लिए ना तो खाना होता है और ना ही पीने के लिए पानी। और अब आईवी आगे चलना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि मुझे कहीं से पानी की आवाज आ रही है। और जब आईवी आगे जाती है तो उसे एक रिवर दिखती है और साथ
साथ में एक पेड़ भी। लेकिन तभी वो ये नोटिस करती है कि पहले इस पेड़ में से एक हाथ निकलता है और साथ ही में दो बंदे भी बाहर आ जाते हैं। ये देखकर वो काफी चौंक जाती है, जिसके बाद ये ट्री उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है, पर आईवी उससे बचकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन इतना बचने के बाद भी उसके हाथ में चोट लग जाती है और इस बार उसके पास कोई भी ब्लू पोशन नहीं है और वो थक कर नीचे गिर जाती है और अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर रही होती है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है और वो बार बार सोरा का नाम ले रही होती है। और तभी हम ये देखते हैं कि सोरा के ऊपर बना हुआ साइन ग्लो करना शुरू कर देता है और वो जल्दी से आईवी के हाथ के ऊपर आ जाता है और आईवी इसे देखकर ये सोचती है कि मैंने इनके बारे में बिल्कुल सही पढ़ा था कि स्लाइम एक मॉन्स्टर होते हैं और वो इंसानों को खाते हैं और ये भी बिल्कुल वही कर रहा है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये आदमी आराम से बैठा हुआ अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक ग्रैनी उसे बताती है कि तुम्हारे घर में एक छोटी सी प्यारी मुन्नी हुई है और उसके मॉम डैड मिलकर इस छोटी सी बच्ची का नाम रखते हैं फेमिशिया, यानी कि ये वही छोटी बच्ची है। और जब उसके डैड और उसका बड़ा भाई काम कर रहे होते हैं तो फेमिशिया उनके लिए खाना लेकर आती है और ये सारे बैठकर आराम से खाना खा रही होती है, पर खाना इसके गले में फंस जाता है। तो इसके डैड अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके इसे पानी से भरा हुआ ग्लास देते हैं और अब ये सारे ऐसे ही बातें करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें इनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो और इसका बड़ा भाई कहता है कि तुम पहले से काफी बड़ी हो चुकी हो तो तुम्हें भी अब अपने मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। सुनो बेटी, वैसे तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से डेवलप करते हैं और वैसे भी तुम अभी हमारी काफी मदद कर रही हो। फिर ये लोग खाना बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं और ये सारे फेमिशिया के डैड से पूछते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है। हाँ, वो बस खत्म ही होने वाला है और इस साल के एंड तक मैं सारा काम खत्म कर दूंगा। और फिर हमें बताया जाता है कि फेमिशिया के डैड के पास जो कारपेंटरी की स्किल है उसमें उनके पास 3 स्टार्स हैं, यानी कि वो इस काम को काफी अच्छे से कर सकते हैं और काफी जल्दी भी। फिर ये सारे बातें करना शुरू कर देते हैं और फेमिशिया की मॉम के पास भी 2 स्टार्स की स्किल होती है और अब ये सारे इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि फेमिशिया 5 साल की होने वाली है और इस वर्ल्ड के अंदर 5 साल के होते ही सभी बच्चों को स्किल्स मिल जाती है। तभी उनके गेट पर नॉक करने की आवाज आती है और जब वो गेट खोलकर देखते हैं तो सामने एक लेडी खड़ी हुई होती है जिसका नाम है लूबा। और अब यहीं से हम एक फ्लैशबैक में आ जाते हैं जहाँ पर लूबा इन दोनों के सामने खड़ी हुई होती है और इस टाइम फेमिशिया बस 2 साल की है और लूबा उन्हें बताती है मैं इस बात को लेकर काफी चिंता में हूँ कि फेमिशिया मैजिक का इस्तेमाल कर भी पाएगी या फिर नहीं। और फेमिशिया तो ये सुनकर काफी खुश हो जाती है कि सच में इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक एग्जिस्ट करता है, ये तो काफी कमाल की बात है। और प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि लूबा ने भी अपनी प्रेयर को कंप्लीट कर लिया होता है और अब ये सारे एक चर्च में आ जाते हैं जहाँ पर सामने खड़ा हुआ बंदा ये बताता है कि आज तुम्हारी बच्ची को पावर्स मिलने वाली हैं और साथ में इसे डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिलेगा जिससे ये लाइफ में काफी कुछ कर सकती है। और अब वो आगे जाकर पानी को टच करती है और तभी ये प्रीस्ट बताता है कि तुम्हारी बच्ची को टीमर की पावर्स मिली है जिससे कि ये किसी भी बीस्ट को या फिर जंगली जानवर को टीम कर सकती है। और जब प्रीस्ट ये चेक करते हैं कि इस बच्ची को कितने स्टार्स मिले हैं तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि इस बच्ची के पास एक भी स्टार नहीं है। और ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी प्रीस्ट बताते हैं कि ये तो काफी शर्म की बात है कि हमारे विलेज में एक ऐसी बच्ची पैदा हुई है जिसके पास टीमिंग की पावर्स हैं लेकिन उसके पास कोई भी स्टार्स नहीं है। अब परेशान होकर ये सारे अपने घर पर आ जाते हैं और फेमिशिया के डैड काफी गुस्से में होते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हारे पास भी 2 स्टार्स हैं और मेरे पास भी 3, यहाँ तक कि हमारे सारे बच्चों के पास स्टार्स हैं तो फेमिशिया के पास कोई भी स्टार कैसे नहीं है। और जब फेमिशिया उनसे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तुम एक स्टारलेस लड़की हो, तुम्हारे पास कोई भी स्टार नहीं है और तुम हमारे घर में पैदा कैसे हो सकती हो। उसकी मॉम भी उन्हें समझाने की काफी कोशिशें करती है लेकिन वो अपनी बच्ची का खिलौना उठाकर सीधा नीचे पटक देते हैं और काफी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बच्ची स्टारलेस है, क्या सच में ये मेरी ही बच्ची है। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद फेमिशिया की मॉम जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई भी उसे घर से बाहर निकाल देता है और फेमिशिया काफी टूट जाती है। और अब सारे गाँव के लोग इसी के बारे में ही बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये बच्ची एक स्टारलेस बच्ची है और यहाँ तक कि सारे के सारे बच्चे इसके ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं। तुम एकदम यूजलेस हो, यहाँ से निकल जाओ। और अब वो भागते भागते एक जंगल में आ जाती है और
हटकर अपने गांव को देखती है और वो ये सोचती है कि मैं इस गांव से काफी दूर चली जाऊंगी, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। अब आगे जाते हुए मौसम भी अंगड़ाई लेना शुरू कर देता है, यानी कि जोरदार बारिश होनी शुरू हो जाती है और फेमिशिया इससे बचती हुई आगे जाती है और उसे खाने के लिए कुछ फल मिलते हैं, लेकिन वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और अब ये एक गुफा में आ जाती है और अपने सामने कुछ लकड़ियां रखकर अपने मैजिक से आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन आग थोड़ी सी जलती है, फिर दोबारा से बुझ जाती है और वो बार बार यही ट्राई कर रही होती है, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है। और ऐसा करते करते वो काफी थक जाती है और साथ में उसकी आंख भी लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो आंख खोलकर देखती है तो उसके सामने लूबा बैठी हुई होती है और वो उसे समझाती है कि तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स काफी कम है और अगर ये मैजिकल पावर्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी तो तुम्हारी लाइफ रिस्क में आ सकती है। और अब वो उसे कुछ खाने के लिए देती है और साथ में ये बताती है कि मैंने अपनी प्रेडिक्शन में ये देखा था कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम एक स्टारलेस बच्ची होगी और सारे लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। और ये फॉर्चून टेलर उसे एक बैग देती है और साथ में कुछ बुक्स भी, और ये कहती है कि तुम्हारे पास जो मैजिक है वो इतना भी खराब नहीं है अगर तुम्हें इसकी सही से नॉलेज हो, और ये सारा सामान तुम्हारे काफी काम आने वाला है। और बात करते हुए लूबा उसे बताती है कि तुम्हें कैपिटल की तरफ जाना है और रास्ते में तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकती हो और तुम उन्हें सारा कुछ भी बता सकती हो। और अब ये फॉर्चून टेलर उसे अलग अलग बातें समझा रही होती है और वो ये कहती है कि पहले इस वर्ल्ड में लोगों के पास कोई भी स्टार्स नहीं थे और ना ही कोई मैजिकल पावर्स, लेकिन फिर भी लोग अपना काम किया करते थे। और अगर तुम्हारे पास भी मैजिकल पावर्स नहीं है या फिर कम है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अब कहानी 3 साल बाद के टाइम पर आ जाती है, जहाँ पर आईवी के सामने काफी सारा कूड़ा पड़ा होता है और यहाँ पर उसे ब्लू पोशंस भी मिल जाते हैं और साथ में वो शिकार करके अपना पेट भी भर लेती है। और तभी अचानक यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और आईवी उन्हें देखकर छुप जाती है। ये सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पक्का गाँव में कुछ न कुछ हुआ है। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं लाटोमी विलेज को और आईवी भी इस विलेज के अंदर आ जाती है और सारे लोग यहाँ पर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि लूबा की जान जा चुकी है और ऐसे मौसम में कोई ठंड से कैसे मर सकता है। और ये सुनने के बाद आईवी काफी शॉक्ड हो जाती है, क्या सच में वो फॉर्चून टेलर मर गई। और यहीं पर हम फेमिशिया के डैड को भी देखते हैं और वो ये कहते हैं कि विलेज चीफ मेरी बेटी भी यहाँ पर आ चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर तबाही लेकर आएगी। तो तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है। हाँ मैं जानता हूँ कि स्टारलेस बच्चों को इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। और इस तरफ ही विलेज हेड सारे लोगों को भड़काना शुरू कर देता है और वो ये कहता है कि लूबा हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन उन्होंने फेमिशिया का ख्याल रखा और इसलिए उनके ऊपर श्राप लगा और वो मारी गई। जिसके बाद वो सभी को ऑर्डर देता है कि वो फेमिशिया को पकड़कर उसे जान से मार दें। और ये सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड हो जाती है और यहाँ से भागना शुरू कर देती है और ये सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। और तभी अचानक उसके डैड उसको पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर हथौड़े से हमला करने वाले होते हैं, पर तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने पास सोरा को देखकर ये सोचती है कि हाँ ये सच में एक सपना था, लेकिन ये काफी बुरा था। और आसमान की तरफ देखते हुए वो ये सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सोरा मुझे खाने वाला है और यही मेरा अंत है। और अगली सुबह जब आईवी की आंख खुलती है तो वो ये नोटिस करती है कि सोरा उसके ऊपर है और यहाँ तक कि उसके हाथ की चोट भी बिल्कुल सही हो चुकी है। और वो इसे पूछती है कि तुमने मेरी चोट सही की। और सोरा अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर देता है और ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है कि अब तुम बोल सकते हो और मैं तुमसे बातें भी कर सकती हूँ। और सोरा को अपने पास देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा होता है और वो ये कहती है कि भले ही लोग मुझे पसंद ना करते हूँ और मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं काफी खुश हूँ। और अब ये दोनों पेट पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन तभी आईवी ये नोटिस करती है कि सोरा पहले से काफी बड़ा लग रहा है और साथ में उसने कूदना भी शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले से काफी बड़े हो चुके हो और साथ में स्ट्रॉन्ग भी। और मेरे ख्याल से ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने काफी सारे ब्लू पोशंस को खा लिया है। और अब वो बैठकर ये सोचती है कि मुझे दोबारा पैसे कमाने के लिए विलेज में जाना होगा। और वो इस बात को भी सोच रही होती है अगर मैं जंगल में ही शिकार करके अपने लिए खाना बनाऊं तो शायद ये मेरे लिए मुसीबत बन सकता है क्योंकि काफी सारे मॉन्स्टर्स मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और इस तरफ सोरा ने भी सारे के सारे ब्लू पोशंस को खा लिया होता है, लेकिन अब भी उसे भूख लग रही होती है तो वो इसकी भूख को मिटाने के लिए डंपिंग ग्राउंड में आ जाती है। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करती है कि उसे यहाँ पर कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाती है। मैं काफी टाइम से ये चाहती थी कि मैं अपने कपड़े चेंज करूं और फाइनली मुझे ये मिल गए। लेकिन सोरा उसे काफी गुस्से से देख रहा होता है। अरे हाँ पहले तुम्हारे लिए खाना ढूंढते हैं। और अगली पल उसे यहाँ पर एक काफी बड़ा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर अलग अलग कलर्स के पोशंस भरे हुए होते हैं और वो इसके अंदर से ब्लू पोशंस को उठा लेती है। और अब वो सोरा को ब्लू पोशन खाने के लिए कहती है और वो इसे आराम से चट कर जाता है। लेकिन तभी वो ये देखती है कि सोरा ने एक रेड पोशन भी खा लिया है और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है।
क्या तुम रेड पोशंस भी खा सकते हो? अब ये उसके सामने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देती है, यानी कि उसे अलग अलग पोशंस दे रही होती है, लेकिन वो इन्हें नहीं खाता और बाद में ये दो पोशंस को आपस में मिक्स करके सोरा को देती है और ये उसे बड़ी आराम से खा लेता है। और अब ये दोनों अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल जाते हैं और आगे जाते हुए आइवी काफी खुश होती है, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ट्रैवलिंग करने में उसे इतना मजा आएगा। और अब तो उसके साथ सोरा भी है, यानी कि सोने पे सुहागा। और आगे चलते चलते काफी शाम हो जाती है और ये दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी हम ये देखते हैं कि सोरा सारे के सारे पोशंस को खा लेता है, लेकिन अब भी वो और की डिमांड कर रहा होता है। और ये देखकर आइवी काफी हैरान हो जाती है, ऐसे तो तुम सारे के सारे पोशंस को खा जाओगे और मेरे पास एक भी नहीं बचेगा। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइवी सोरा को एक स्टोरी सुना रही होती है ताकि वो सो जाए, क्योंकि जब जब वो सोता है तो उसे भूख काफी कम लगती है। और अब वो सोरा को वही कहानी सुनाना शुरू करती है जो कि उसने बचपन में खुद भी काफी सुनी है। तो ये कहानी उस टाइम की है जब दो किंगडम्स के बीच में वॉर चल रही थी। तो राजा ने अपने पास उन सारे के सारे मैजिशियंस को बुलाया जो कि फ्यूचर देख सकते थे, ताकि वो प्रेडिक्ट कर पाए कि ये वॉर आगे कहां पर जाने वाली है। और ये सारे लोग फ्यूचर देखकर ये बताते हैं कि इससे दुनिया का अंत हो जाएगा। तो उन सभी ने मिलकर एक मैजिक किया ताकि वो दुनिया को बचा सके। लेकिन ये कहानी काफी पुरानी हो चुकी है और इस कहानी के बारे में कोई भी नहीं जानता, और खासकर उस मैजिक के बारे में। और उस मैजिक को सिर्फ एक ही बच्चा कर सकता था जो किसी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया था। और अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो ये देखती है कि उसके बैग में से सारे के सारे पोशंस गायब हैं, और वो ये समझ जाती है कि ये सारा का सारा काम सोरा का है। और वो इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, मैं जानती हूँ कि ये तुमने किया है। और अब वो दोबारा से चूहा पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगा देती है और वो ये देखती है कि उस ट्रैप के अंदर कुछ फंसा है। और जैसी वो वहाँ देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक चूहा नहीं बल्कि एक स्नेक मॉन्स्टर होता है जो काफी खतरनाक लगता है। आइवी इसे देखकर काफी डर जाती है और फिर वो अपने बैग के अंदर से एक कपड़ा बाहर निकालती है और इस स्नेक के ऊपर डालकर उसे रस्सी से बांध देती है और अपना झोला उठाकर इसे लेकर जा रही होती है ताकि वो इसे भी बेच सके। और रास्ते में जाते हुए उसे कुछ स्मेल आती है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है। और जब वो आगे जाकर देखती है तो यहाँ पर एक घोड़ा घायल पड़ा होता है और साथ में 4 लोग जो कि बुरी तरह से जख्मी हैं। और ये देखकर वो यहाँ से कल्टी मार लेती है और भागते भागते वो इस विलेज के अंदर आ जाती है और वो ये सोचती है कि मुझे इसके बारे में किसी को बताना होगा। और तभी वो ये नोटिस करती है कि उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ होता है। और जब ये इस हॉल के अंदर जाती है तो सामने बैठी हुई लड़की उससे ये पूछती है कि तुम्हारे पास ये क्या है। और आइवी उसे बताती है कि मैंने चूहा पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाया था, लेकिन इसमें गलती से स्नेक मॉन्स्टर फंस गया और मैं इसे लेकर यहाँ पर आ गई। और जब आइवी इन सभी को ये बताती है कि उसने रास्ते में आते हुए कुछ लोगों को देखा था जो काफी जख्मी थे, तो ये सुनने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं। और तभी एक बंदा उसके पास आकर उससे सारा कुछ डिटेल में पता करना शुरू करता है। और आइवी उसे बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम एक मॉन्स्टर का है, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे घोड़े बुरी तरह से घायल थे और सारे आदमी मर चुके थे। और फिर ये बंदा आइवी को थैंक यू बोलता है और ये बताता है कि जैसे ये लोकेशन कंफर्म हो जाएगी तो तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा और तुम सारे एक काम करो, उस मॉन्स्टर की लोकेशन को ढूंढो। और अब ये लड़की आइवी को एक डॉक्यूमेंट देती है और उससे कहती है कि बाद में इसे लेकर मेरे पास जरूर आना। और अब ये इस स्नेक को बेचने के लिए एक दुकान में आ जाती है और वो बंदा इस स्नेक को देखकर कहता है कि वैसे तो ये स्नेक बहुत ही रेयर है, लेकिन तुम्हारे पास ये जो स्नेक है वो एक फीमेल स्नेक है, तो ये काफी ज्यादा रेयरेस्ट है, तो मैं इसके तुम्हें 3 गिडाल दे सकता हूँ। और आइवी इन सारी बातों का अपने हाथ पर हिसाब लगा रही होती है। 3 गिडाल मतलब उतने पैसे जितने की मुझे 3 चूहे बेचकर मिलते हैं, ये पैसे तो काफी ज्यादा है। और अभी बंदा इसे पैसे देकर कहता है अगर तुम और भी स्नेक पकड़ो तो उन्हें मेरे पास ला सकती हो। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि आइवी दोबारा से एक डंपिंग ग्राउंड में आ जाती है, जहाँ पर वो सोरा के लिए खाना ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे यहाँ पर काफी सारे मैजिकल बैग्स मिल जाते हैं जो कि टोटल 21 होते हैं। और सोरा को भी मैजिकल पोशंस मिल जाते हैं और वो भी इन्हें बड़ी मस्ती से खा रहा होता है। और अब आइवी एक एक करके सारे के सारे बैग्स को एक दूसरे के अंदर डालना शुरू कर देती है, जिससे कि वो एक बार में ज्यादा बैग अपने साथ लेकर जा सकती है। और ये सारे बैग काफी पुराने मॉडल के हैं, तो इन सभी की एबिलिटीज भी काफी अलग अलग हैं, लेकिन उसे ये सारा काम करने में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं, यानी कि एक मैजिक बैग दूसरे बैग में नहीं जाता। और वो बाद में इन सभी बैग्स की अलग अलग कैटेगरीज बना देती है। तो ये वाले वो मैजिक बैग्स हैं जो कि एक बैग को अपने अंदर रख सकते हैं और ये वाले जो कि 2 को अपने अंदर रख सकते हैं। ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद वो सारे के सारे मैजिकल बैग्स को एक ही बैग के अंदर डाल देती है और काफी खुश होती है, ये मैंने कर दिखाया। और अगली सीन में ये इन सारे बैग्स को लेकर मार्केट में आ जाती है, लेकिन तभी इसके सामने वही बंदा आ जाता है और वो ये कहता है कि तुमने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो एकदम सही निकली और हमने उन सारे मॉन्स्टर्स का पता लगा लिया है और वो ओगर्स थे जिनके साथ उनका किंग भी था। और वो साथ में ये भी कहता है कि अब काफी सारे
सारे एडवेंचरर्स उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो तुम इस विलेज से बाहर मत जाना। और हाँ, अब तुम टाउन हॉल जा सकती हो अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए। और अगली पल हम ये देखते हैं कि आईवी टाउन हॉल में पहुंच जाती है और ये लड़की उसे दोबारा से डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहती है, पर आईवी भूल जाती है कि उसने वो डॉक्यूमेंट कौन से बैग में रखा है। लेकिन फाइनली वो उसको ढूंढ लेती है और उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसे 5 गिडान और 2 गोल्डन कॉइन्स मिल जाते हैं। और वो इसे भी कैलकुलेट कर रही होती है, जो कि काफी ज्यादा होता है। और अपना खर्चा पानी लेने के बाद आईवी यहाँ से निकल जाती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे लोग आराम से आग जलाकर बैठे होते हैं और आईवी भी एक साइड में बैठी होती है। और तभी वो इस मैप को बाहर निकाल कर ये कहती है कि अगली जगह जहाँ पर हमें जाना है वो जगह ये है, और ये जगह काफी दूर है और साथ में काफी बड़ी भी है। और अब वो सोरा को खाने के लिए कुछ पोशंस दे देती है और ये कहती है कि जंगल में काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, तो आज रात हमें यहीं पर बितानी होगी। और तभी अचानक से वो पीछे फैल जाती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं काफी खुश होती हूँ। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि आईवी अपने ट्रैप के पास बैठी हुई होती है और वो ये सोचती है कि मेरा ये ट्रैप किसने तोड़ा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी। और अगली पल हम ये देखते हैं कि सोरा जोर जोर से भागना शुरू कर देता है और आईवी उसका पीछा कर रही होती है। मुझे जाकर देखना होगा आखिरकार ये कहाँ पर जा रहा है। और जैसी आईवी आगे जाती है तो वो ये देखती है कि उसके सामने एक काफी बड़ा घायल मॉन्स्टर पड़ा हुआ होता है, जिसको देखकर वो ये सोचती है आखिरकार ये क्या है। और अब वो अपनी बुक को बाहर निकालकर इस बीस्ट के बारे में स्टडी करना शुरू करती है और उसे ऐसा लगता है कि ये तो दिखने में अडेंडेला की तरह लग रहा है। और तभी अचानक से इस बीस्ट के अंदर मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, यानी कि ये अब भी जिंदा है। और इसकी बुक में ऐसा लिखा हुआ होता है कि ये मॉन्स्टर काफी रेयर है। और अब वो इसके पास आ जाती है और इसके ऊपर अपना हाथ रखकर ही कहती है कि मैं जानती हूँ तुम काफी डरे हुए हो क्योंकि तुम मरने वाले हो, और जब मेरी भी ऐसी हालत थी तो मैं भी काफी डरी हुई थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और अगली पल हम ये देखते हैं कि सोरा अपनी बॉडी को काफी बड़ी कर लेता है और इस बीस्ट की पूरी बॉडी को कवर करके उसे हील करना शुरू कर देता है। और कुछ टाइम के बाद ये बीस्ट पूरी तरह से हील हो जाता है, लेकिन आईवी इसे देखकर काफी डर रही होती है और ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और अचानक से ही उसे गले से लगा लेता है। और आईवी भी इसे प्यार करना शुरू कर देती है और वो ये सोचती है कि ये बीस्ट काफी खतरनाक है, अगर कोई एडवेंचरर इसके सामने आ गया तो उसके बचने के चांसेस काफी कम है। और फिर ये तीनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं और आईवी इसको देखकर ये सोचती है कि अगर मेरे पास और भी मैजिकल एनर्जी होती तो शायद मैं इसे भी टीम कर पाती और मेरे पास एक नहीं 2 दोस्त होते। ये बीस्ट उसे बार बार प्यार कर रहा होता है और तभी आईवी उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक नाम देती हूँ और आज से तुम्हारा नाम है सीएल। और इसके बाद वो अपने आप को और सोरा को भी इससे इंट्रोड्यूस करवाती है। और जब ये सारे आगे जा रहे होते हैं तो आईवी को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर इंसान है और वो सोरा को अपने मैजिकल बैग के अंदर छुपा लेती है। मैं जानती हूँ कि तुम इस बैग के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें देखा तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सीएल अपने आप ही झाड़ियों में जाकर छुप जाता है और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि सामने दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा हुआ होता है और आईवी उसे देखकर ये सोचती है कि ये गार्ड तो काफी डरावना है। और तभी एक बंदा आईवी के पास से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये गार्ड उसको पकड़ लेता है और साथ में अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इसके बैग को भी फाड़ देता है, जिसके अंदर से काफी सारी इलीगल दारू की बाटलियां निकलती हैं। इलीगल तरह से बनाई हुई अल्कोहल, तुम्हारी ये शराब अंदर ले जाने की हिम्मत कैसे हुई। आईवी दूर से खड़ी हुई ये सारा कुछ देख रही होती है और वो ये समझ जाती है कि सोरा ने पहले ही पहचान लिया था कि वो इंसान बुरा है। और वो इस गार्ड को देखकर काफी डर रही होती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं आगे जाऊं या फिर नहीं। लेकिन वो हिम्मत जुटाकर आगे जाती है और तभी ये गार्ड उससे कहता है कि तुम आगे कहाँ पर जा रही हो और तुम किसके बच्चे हो, मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा। ये सुनते ही आईवी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन तभी वो ये नोटिस करती है कि इस गार्ड के शोल्डर पे आकर एक कीड़ा बैठ जाता है और वो गार्ड इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, वो देखो तुम्हारे ऊपर कुछ है। और अब ये गार्ड उस कीड़े को अपने ऊपर से हटा देता है और वो आईवी से पूछता है कि तुम कहाँ से हो। और आईवी उसे बताती है कि मैं लेटोमी विलेज से हूँ, क्या तुम यहाँ पर अकेली हो। और जब आईवी उससे कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर अकेला हूँ, और इस गार्ड को भी देखने में ऐसा लग रहा होता है कि आईवी एक लड़का है। और वो आईवी से कहता है कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो तुम एकदम सेफ हो, बस जम की मेहनत करना और एक अच्छे एडवेंचरर बनना ताकि तुम अच्छे पैसे कमा सको। और इसके बाद आईवी अंदर आ जाती है और वो एक मीट की दुकान पर जाकर ये पूछती है कि ये वाला मीट चूहे का है। और वो आंटी ये बताती है कि मेरे पास अलग अलग तरह के मीट्स हैं और ये सारे अलग अलग प्राइस के भी हैं। और आईवी उनसे ये कहती है कि अगर मैं आपके लिए उन्हें पकड़ कर लाऊं, क्या आप मुझसे वो खरीदोगी। हाँ मैं ले लूंगी, लेकिन वो फ्रेश होने चाहिए। अगर तुम जंगल में इन्हें पकड़ने जा रही हो तो प्लीज नोनोशी से बचकर रहना, वो कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। और अब आईवी आगे बढ़ना शुरू करती है और वो ये सोचती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे जंगल में सोने की कोई भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि वहाँ पर नोनोशी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर सेफ हूँ। साथ ही में वो इस पूरी जगह को ऑब्जर्व भी कर रही होती है। ये जगह तो काफी बड़ी है और जब वो आगे जाती है तो उसके सामने एक और गार्ड आ जाता है, जिसको देखकर वो दोबारा से घबराना शुरू कर देती है। क्या तुम यहाँ पर रहने के बारे में सोच रही हो? और वो इसे एक परमिट दे देता है, जिसे दिखाकर वो आराम से अंदर जा सकती है। और अब वो अंदर आ गई थी और उसके सामने काफी बड़े बड़े टेंट लगे हुए होते हैं, तो वो भी अपनी चादर बिछाकर नीचे लेट जाती है। और तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे भी एक टेंट बाय करना चाहिए। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि आईवी दोबारा से मार्केट में आ जाती है और यहाँ पर सामने एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि इस जगह पर सेकंड हैंड टेंट मिलते हैं। क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इसे खरीद सकूं? सुनो बच्ची, क्या तुम शॉपिंग कर रही हो? और ये सुनते ही आईवी काफी चौंक जाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसको देखकर इस गार्ड की भी फट जाती है। और इस बंदे का नाम है ऑक्टो और वो इससे पूछता है कि तुम्हारे पास एक टेंट भी नहीं है और क्या तुम अपने गाँव से खाली हाथ आई हो? अरे सुनो ऑक्टो, इसे परेशान करना बंद करो। और वैसे मेरा नाम है वेलीवेरा। और अब ये सारे एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इन दोनों को ऐसा लगता है कि आईवी एक लड़का है। और अब ये सारे एक दूसरी शॉप में आ जाते हैं। सुनो ऑक्टो, तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कस्टमर लेकर आया हूँ जो कि लेटोमी विलेज से है। अच्छा ठीक है बच्चे, तो तुम कौन सा टेंट लेना चाहते हो? तुम्हारे लिए हल्का दिखाऊं या फिर भारी? और आईवी इसकी बातों को काफी गौर से सुन रही होती है और वही कहती है कि मेरा बजट बस 5 गिडाल का है और मैं अपने गोल्डन कॉइन्स को खर्च नहीं करना चाहती। और ये सुनने के बाद वो सारे काफी चौंक जाते हैं। वेलीवेरा उससे ही कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वैसे अगर तुम्हारे पास 5 गिडाल हैं तो तुम ये वाला टेंट ले सकती हो, ये काफी मजबूत है और काफी प्रीमियम भी। और अब ये सारे इस टेंट को चेक करना शुरू कर देते हैं और इसका कपड़ा भी काफी कमाल का होता है। और इसे परचेज करने के बाद ये सारे वहाँ से आ जाते हैं और आईवी अपना टेंट लगाती है और इसके अंदर आने के बाद वो काफी खुश हो रही होती है और साथ में वो सोरा को भी बाहर निकाल लेती है। और इन दोनों की बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। और जब वो सोरा के लिए पोशन लेने के लिए इस टेंट से बाहर निकलती है तो वो ये नोटिस करती है कि उसके सामने काफी सारे बंदे खड़े हुए होते हैं और एक बंदा दूसरे से ये पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो ये तुम्हारा टेंट है? हाँ ये मेरा टेंट है और इस बच्चे ने ये टेंट मुझसे चुराया है। पर आईवी मना करती है कि मैंने ये टेंट नहीं चुराया। और ये शॉर्ट वाला आदमी उससे कहता है, देखो बच्चे मेरे सामने झूठ मत बोलो, मैं ये जानता हूँ कि तुम ही ने ये टेंट चुराया है, वरना तुम जैसा बच्चा ये टेंट कैसे खरीद सकता है? और तभी अचानक से ये लड़की आईवी के बैग को चेक करना शुरू कर देती है और वो ये नोटिस करते हैं कि इसके अंदर सोरा है। ये क्या चीज है? मैंने आज से पहले ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी। और अब ये सारे मिलकर आईवी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी अचानक से यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो ये कहता है, अबे ओए बावड़ी पूंछ, क्या कर रहा है यहाँ पे? अगर किसी ने भी यहाँ पर ऐसी हरकतें की तो मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। और तभी आदमी कहता है कि इस बच्चे ने मेरे दोस्त का टेंट चुराया है, तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि ऐसा बच्चा कभी भी इतना महंगा टेंट नहीं खरीद सकता, तो ये इसका नहीं है। लेकिन ये गार्ड इस बंदे से आईवी को छुड़वा लेता है। लेकिन ये सारे बंदे अभी बहस कर रहे होते हैं कि ये टेंट उनका है। और अब ये गार्ड उनसे कहता है कि शायद तुम इस बात को नहीं जानते कि जिन लोगों ने इस बच्चे को वो टेंट दिलवाया है उनका नाम है ऑक्टो और वेलीवेरा, और मेरे ख्याल से तुम उन दोनों को जानते हो। तो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि ये टेंट तुम्हारा है? शायद हमसे कोई गलती हो गई है। और ये सारे यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं जो कि इन सारे चमन को पकड़ लेते हैं। और अभी गार्ड आईवी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अरे हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। वैसे आपको ये बात कैसे पता चली कि वो टेंट मेरा है? वैसे पेट्रोलिंग करते हुए ऑक्टो यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा टेंट लगाने वाला है, तो मैं उसका ध्यान रखूं। और ये सुनकर आईवी काफी खुश हो जाती है और साथ में ये गार्ड आईवी को ब्लू पोशन भी दे देता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि आईवी अपने टेंट में होती है और उसने सोरा को भी बाहर निकाल लिया होता है और ये दोनों अपने नए घर की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और आईवी ने उसके सामने काफी सारे पोशंस रखे हुए होते हैं, लेकिन अब भी वो उस एक पोशन के लिए रो रहा होता है जो कि आईवी के बैग में है। लेकिन वो इसे ये देने से मना कर देती है और वो ये कहती है कि वो मेरा है और मैं उसे यूज करने वाली हूँ। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आईवी काफी जल्दी उठ जाती है और जब वो रास्ते में जा रही होती है तो सारे के सारे गार्ड्स उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और तभी एक गार्ड इसके सामने आता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी तरह ही सारे बच्चों को एनर्जेटिक रहना चाहिए। और ऐसे आगे जाते हुए एक गार्ड इसे 9 बेरीज खाने के लिए देता है और ये वो लेकर आगे जाने लगती है। जंगल में आने के बाद वो ये देखती है कि उसका ट्रैप दोबारा से टूटा हुआ है। और तभी सीएल यहाँ पर आ जाती है और उसके मुंह में काफी सारे खरगोश होते हैं और वो इन सारे खरगोशों को आईवी के सामने रख देती है। और अब आईवी इन सारे रैबिट्स को गिनना शुरू करती है और वो ये कहती है कि ये तो टोटल 9 है और वो सीएल को गले से लगा लेती है। और अब वो जल्दी से इन सारे खरगोशों को पैकेजेस के अंदर बांध
बांध देती है और ये कहती है कि चलो हमें इन्हें बेचने के लिए जाना है। और जब वो यहाँ से जाने लगती है तो सीएल उसे गले से लगा लेती है और फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और अब आईवी उसी शॉप पर आ जाती है जहाँ पर आकर वो इन सारे के सारे खरगोशों के मीट को बेच देती है, जिसके बदले में उसे 855 डैल्स मिलते हैं। और जब वो ये सारा काम खत्म करके यहाँ से निकलती है तो उसके सामने काफी सारे गार्ड्स आते हैं जो कि उससे ये पूछते हैं तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा और आज तुमने कितने पैसे कमाए। और ये सारी बातें सुनने के बाद आईवी एक जगह पर जाकर छुप जाती है। ये सारे मेरे बारे में कैसे जानते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर वैली वेरा आ जाता है और वो ये बताता है कि तुम टेंशन मत लो, ये सारा कुछ कैप्टन ऑक्टो ने करवाया है। और ये सुनने के बाद आईवी काफी हैरान हो जाती है और वो ये कहता है अगर कैप्टन ऑक्टो एक बार कुछ ठान ले तो वो भी पीछे नहीं हटते। और इसके बाद आईवी एक फ्रूट वाले ठेले पर आ जाती है और यहाँ पर उसे ज़ारो फ्रूट्स दिखते हैं जो कि काफी महंगे होते हैं। और ये बंदा उसे बताता है अरे क्या तुम ज़ारो फ्रूट्स की बात कर रही हो, ये वाले फ्रूट्स तो लाटोमी विलेज से लाए गए हैं। और वो ये कहता है कि लाटोमी विलेज में इस बार जो फसल उगी है वो कुछ खास अच्छी नहीं है और इस बार फ्रूट्स भी काफी कम आए हैं और ये सारी की सारी विलेज हेड की गलती है। और अब ये सारी कहानियां सुनने के बाद आईवी को भी इस बात पर यकीन हो जाता है कि लाटोमी विलेज में पक्का कुछ न कुछ चल रहा है और वहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ है। और अब ये वेंडर बताता है कि ज़ारो फ्रूट को लूबा प्रोटेक्ट किया करती थी और अगर इसका टाइम जरा भी आगे पीछे हो जाता है तो ये फ्रूट पूरी तरह से खराब हो जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। और इसके साथ में वो ये भी कहता है कि ज़ारो फ्रूट की फसल कम होने की वजह से लाटोमी विलेज के अंदर काफी दिक्कतें आ रही हैं और यहाँ तक कि वहाँ के विलेज हेड ने वहाँ के लोगों को खाने का सामान भी कम देना शुरू कर दिया है। और अब वो आईवी से ये पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई और आईवी उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स उस विलेज हेड के साथ मिल गए थे तो इसीलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा। और अगले सीन में हम आईवी को देखते हैं जो कि अपने घर आ जाती है और वो अपने विलेज के बारे में ही सोच रही होती है और साथ में इस विलेज के बारे में भी जहाँ पर वो रहती है। और वो ये सोचती है कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मुझे विलेज से बाहर निकाल दिया और मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और एक ये लोग हैं जहाँ पर मैं रहती हूँ और ये सारे लोग मेरी परवाह करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। और अब वो फाइनलाइज करती है कि वो इसी जगह को अपना घर बनाकर रहने वाली है और फिर वो दोबारा से जंगल में आकर अपने ट्रैप को बनाना शुरू कर देती है। आगे जाते हुए उसे ये एहसास होता है कि शायद यहाँ पर कोई इंसान है और जब वो आगे जाती है तो वो ये नोटिस करती है कि उसके सामने वही दो लोग खड़े हुए होते हैं। अरे देख रही हो, ये तो वही बच्चा है। और अब आईवी उसके सामने खड़ी हुई होती है और वो ये कहता है कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से मेरा एक दोस्त अरेस्ट हो गया, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पास एक रेयर स्लाइम है ना, अगर तुम मुझे वो दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और ये सुनते ही आईवी भागना शुरू कर देती है और ये दोनों उसके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा आईवी के बनाए हुए ट्रैप के अंदर फंस जाता है। पर तभी लड़की भागकर उसके सामने आ जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर सीएल आ जाती है और जैसी वो गुर्राती है तो इन दोनों की फटकर 4 हो जाती है और ये लड़की तो यहीं पर बेहोश हो जाती है और ये बंदा भी यहाँ से कल्टी मार लेता है। लेकिन वो इसे भी बेहोश करके आईवी के पास लेकर आ जाती है और आईवी ये देखकर काफी खुश होती है और सीएल को प्यार करती है। और इस तरफ हम ऑक्टो को देखते हैं जो कि एक रिपोर्ट पढ़ रहा होता है और वो ये कहता है कि फाइनली वो चारों एडवेंचरर्स पकड़े गए हैं और उनके ऊपर ये आरोप है कि वो नए एडवेंचरर्स को धमकाकर उनसे सारा सामान छीना करते थे। और इसके सामने कोई और नहीं बल्कि आईवी बैठी हुई होती है और वो ये कहता है कि जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे उनमें से 2 लोग मर्डरर्स थे, तो हमने उन्हें सजा दे दी है, तो तुम अब टेंशन फ्री हो जाओ। और साथ में वो ये भी कहता है कि तुमने उन सभी लोगों को पकड़ने में हमारी हेल्प की है, तो इसके बदले में तुम्हें 3 गिडाल्स मिलने वाले हैं। और ये सुनने के बाद आईवी के होश उड़ जाते हैं और वो दोबारा से कैलकुलेशन करना शुरू कर देती है, ये तो काफी ज्यादा है। और अब ऑक्टो उसे लेकर गिल्ड में आ जाता है क्योंकि आईवी का एक अकाउंट खुलवाना है। और जैसी वो अपनी फिंगर सामने रखती है तो उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है और ये अपनी सारी वेरिफिकेशन करने के बाद अपने सारे पैसे यहाँ पर जमा कर देती है। और ये आदमी इसके बदले में उसे एक कार्ड देता है। और जब ये दोनों बाहर आते हैं तो वैली वेरा यहाँ पर खड़ा होता है। तो कैप्टन आप यहाँ पर हो, मैं आपको काफी लंबे टाइम से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, शायद मैं बताना भूल गया था। और अभी सारे अपने अपने स्टार्स को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं और ये लेडी बताती है कि मेरे पास 4 स्टार्स की स्किल है। और अब ऑक्टो आईवी से पूछता है कि तुम्हारे पास कितने स्टार्स हैं, और वो ये बताती है कि वैसे मैं एक टीमर हूँ, लेकिन वो स्टार्स के बारे में कोई भी रिप्लाई नहीं करती। अरे तुम परेशान मत हो, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे स्टार्स होते हैं लेकिन वो किसी भी काम के नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बस एक ही स्टार होता है लेकिन वो लोग काफी कमाल के होते हैं। फिर आईवी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसने फॉर्चून टेलर को ये प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी ही कैपिटल के पास वाले शहर में पहुंच जाएगी। और अब ये दोनों उसे गुड बाय कह देते हैं और वो भी यहाँ से निकल जाती है। लेकिन अब इन दोनों को उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है और ये दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि आईवी कोई लड़का नहीं है, वो एक लड़की है और ये वही लड़की है जो कि
कि लाटोमी विलेज से काफी साल पहले बाहर निकाल दी गई थी। और तभी ऑक्टो ये कहता है, एक बात तो साफ है कि इस बच्चे ने हमसे अपना जेंडर छुपाया है और शायद से इसे हमारे ऊपर अभी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं हुआ है और लाटोमी विलेज में इसके साथ जो हुआ था वो सच में काफी भयानक होगा। और तभी वेलिवेरा ही कहता है कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये लड़की आपको सारा कुछ सच बता देगी। और फिर अगले सीन में हम सोरा को देखते हैं जो कि काफी तेजी से भागते हुए जा रहा होता है और आईवी उसका पीछा कर रही होती है और ये भागते भागते एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनके सामने एक काफी बड़ा मैदान होता है और आईवी को ऐसा लगता है कि ये सारा काम नुनोशी का है और वो ये सोचती है कि नुनोशी कितने बड़े होते होंगे और वो ये सोचकर डरना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक से सीएल यहाँ पर आ जाती है और ये सारे मस्ती करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे आराम से बैठकर अपना खाना खाते हैं और जब सुबह आईवी अपना ट्रैप चेक करने के लिए जाती है तो वो ये नोटिस करती है कि इसके अंदर आज एक भी चूहा नहीं फंसा और ये देखकर वो काफी निराश हो जाती है क्योंकि उनके पास काफी कम मीट ही बचा है जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि आईवी को किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है और वो तेजी से भागना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसके सामने खाई आ जाती है यानी कि यहाँ से भागने का कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन तभी सीएल यहाँ पर आ जाती है और वो जोर से गुर्राती है जिससे वो चीज यहाँ से गायब हो जाती है और अब वो सीएल के ऊपर बैठकर आगे जा रही होती है और साथ में उसी चीज के बारे में सोचती है कि आखिरकार वो चीज क्या थी। और तभी अचानक उसकी नजर नीचे जाती है तो वो ये नोटिस करती है कि नीचे एक ओगर है और उसके सामने भी एक ओगर खड़ा हुआ होता है और सीएल उसके ऊपर अटैक कर देती है और आईवी यहाँ से भाग जाती है। लेकिन ये सारे ओगर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो भागते भागते एक जंगल के अंदर आ जाती है जो कि दिखने में काफी अजीब लग रहा होता है और आईवी ये सारा कुछ देखकर काफी डर जाती है और वो दोबारा से भागना शुरू करती है। लेकिन तभी अचानक से एक ट्रैप के अंदर फंस जाती है और अगली पल हम ये देखते हैं कि एक ओगर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक फायर फ्लेम आती है जिससे ये ओगर पीछे हट जाता है और अचानक से यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है और वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके सारे के सारे ओगर्स को जलाना शुरू कर देता है। और फिर यहाँ पर एक और बंदा आकर आईवी को ट्रैप से भी बचा लेता है और तभी एक ओगर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है। लेकिन तभी लैट्रुआ उससे बच जाता है और साथ में आईवी को भी बचा लेता है। और तभी अचानक से यहाँ पर दो आदमी आते हैं और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इस सामने वाले ओगर की चटनी बना देते हैं और एक ओगर की तो सीधा ही छाती में तीर घुसा देते हैं और वो भी मारा जाता है। और इस तरह ये सारे के सारे ओगर्स को जान से मार देते हैं। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आईवी एकदम सेफ होती है और ये सारे उसे बताते हैं कि हम सारे स्पेशल स्क्वाड से हैं और हमें ये बताया गया था कि इस एरिया में काफी सारे ओगर्स हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर आए थे और वो सारे ट्रैप्स भी ओगर्स के लिए थे। और तभी जैक उससे कहता है, अरे बच्चे क्या तुम ठीक हो? और अब ये सारे आईवी के सामने अपना अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं और पहले जैक ये बताता है कि ये हमारा एडवेंचरर्स का ग्रुप है और मैं इन सभी का लीडर हूँ। और अगली सीन में ये सारे अपने कैंप में जा रहे होते हैं और आईवी भी उनके साथ होती है और जैक उससे ये पूछता है कि हमारा कैंप थोड़ा दूर है, क्या तुम इतना चल सकते हो? और आगे जाने के बाद ये सारे एक पहाड़ी पर रुक जाते हैं। यही हमारा हेडक्वार्टर है और यहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर्स भी रहते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि आईवी की नजर सीएल पर जाती है और वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि सीएल अभी जिंदा है। लेकिन वो सीएल को यहाँ से भगा देती है कहीं ये लोग गलती से उसका शिकार ना कर लें। और अगले सीन में ये सारे कैंप में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर्स होते हैं और ये सारे एडवेंचरर्स अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं और यहाँ पर मॉन्स्टर्स का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। और तभी इन सभी को एक जरूरी काम याद आ जाता है और वो लैट्रुआ को आईवी के साथ छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। और अब ये दोनों मिलकर खाना बनाने की तैयारियां कर रहे होते हैं और लैट्रुआ ये बताता है कि ये सारे लोग मेरे खाने की हमेशा बेइज्जती करते रहते हैं और वैसे मेरे पास 3 स्टार्स की फ्लेमिंग पावर्स हैं जिससे मैं खाने को आराम से कुक और ग्रिल कर सकता हूँ। और आईवी खाना बनाने में उसकी हेल्प करती है और जब रात में ये सारे खाना खाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बाहर निकल जाते हैं। मामा मिया। आईवी पूछती है, क्या आप सभी को ये खाना पसंद नहीं आया? अरे नहीं, ये खाना एक नंबर है। और जैसे ही मीला ये खाना टेस्ट करती है तो उसे भी ये खाना काफी पसंद आता है और वो भी इसकी तारीफें करती है। और इन सभी को ऐसा लगता है कि ये सारा खाना इस अनाड़ी ने बनाया है, पर आईवी उन्हें सारा कुछ बता देती है कि ये खाना हम दोनों ने मिलकर बनाया है। और अब ये सारी तारीफें सुनने के बाद लैट्रुआ अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और आसमान में आतिशबाजियां करना शुरू कर देता है जिसको देखकर आईवी काफी खुश हो जाती है। ये तो एकदम फायर वर्क्स की तरह है। और ये देखकर आईवी के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है और वो मीला के साथ मिलकर अलग अलग तरह के मेटल्स को इकट्ठा करना शुरू कर देती है और वो इन सारे मेटल्स को लैट्रुआ को देती है और उसे दोबारा से अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए भी कहती है। और जैसे लैट्रुआ ये ट्राई करता है तो आसमान में काफी सुंदर आतिशबाजियां होनी शुरू हो जाती हैं और ये सारा कुछ देखकर ऐसा लगता है कि मानो आज दिवाली हो और ये सारे एंजॉय कर रहे हो। और जब ये सारे खाने के बर्तनों को साफ करने के लिए
लेकर जा रहे होते हैं तो आईवी उनसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन ये दोनों उसे मना कर देते हैं। तुम ऑलरेडी हमारी काफी हेल्प कर चुकी हो, अब तुम जाकर आराम करो। लेकिन तभी लेट्रोवा की दिमाग की सनक जाती है और वो इसे गले से लगा लेता है। मुझे हमेशा से ऐसा ही छोटा भाई चाहिए था, तुम तो कमाल के हो। और अब आईवी अपने टेंट में आ जाती है और वो सोरा को भी खाने के लिए ब्लू पोशंस देती है और वो इस बात को सोचकर काफी खुश हो रही होती है कि ये सारे लोग काफी अच्छे हैं। और इस तरफ हम शिफाली को देखते हैं जो कि बैठा हुआ आईवी के बारे में ही सोच रहा होता है कि आईवी काफी छोटा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने इतनी लंबी जर्नी को तय किया। और अब ये सारे उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आईवी एक काफी अच्छा लड़का है, लेकिन ये सारे इस बात को नहीं जानते कि आईवी एक लड़का नहीं लड़की है। और अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि आईवी एक डंपिंग ग्राउंड में आ जाती है जहाँ पर उसे सोरा के लिए काफी सारे पोशंस मिल जाते हैं और पास ही में वो दो रेयर स्लाइम्स को देखती है। और तभी यहाँ पर मीला भी आ जाती है और वो ये बताती है कि ये दोनों स्लाइम्स उसके हैं और ये दोनों ही स्लाइम्स काफी रेयर हैं जो कि 100 तक को कंज्यूम कर सकते हैं। और इस वर्ल्ड के अंदर जो लोग भी रेयर स्लाइम्स को कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें सोसाइटी में हायर पोजीशन दी जाती है और वही पोजीशन मीला की भी है। और वो ये कहती है इसीलिए मुझे काफी बड़े बड़े लोग भी जानते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। और अब ये सारे के सारे पार्टी मेंबर्स अपना कचरा लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। मीला कहती है कि ये तो काफी ज्यादा है और लेट्रोवा कहता है कि उन ऑगर से लड़ते हुए हमारे सारे के सारे गियर्स खराब हो चुके हैं, तो इसलिए हम इन्हें यहाँ पर फेंकने के लिए आए हैं। और अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि आईवी ने इन सभी को खाना बनाकर दिया होता है और ये सारे बैठकर मस्ती से खाना खा रहे होते हैं। लेकिन आईवी इस बात को लेकर काफी चिंता में होती है क्योंकि ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया है। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद आईवी सीएल के बारे में सोच रही होती है, क्या वो ठीक होगी। और तभी अचानक उसके मन में ये ख्याल आता है अगर इनमें से कोई सीएल के साथ फाइट करता तो उसके बारे में चर्चा यहाँ पर जरूर होती, इसका मतलब सीएल एकदम ठीक है। और अब अगली सीन में सारे आईवी के पास आ जाते हैं और उससे ये पूछते हैं क्या तुम सही से खाना खा रहे हो। अरे हाँ, मैं एकदम सही से खाना खा रहा हूँ। और अब मीला भी यहाँ पर आ जाती है और साथ में उसके दोनों बड़े भाई भी। और आईवी उनको देखकर कहती है कि तुम दोनों तो एक जैसे लग रहे हो। और मीला ये बताती है कि ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, इसका नाम है टोल्टो और ये है मेल्मा। और जब ये सारे बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से यहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं, जिसके बाद टोल्टो, मेल्मा और मीला यहाँ से चले जाते हैं। और तभी कैप्टन बरोल्डा ये कहते हैं तो तुम इसी बच्ची के बारे में बात कर रहे थे। और तभी जैक ये बताता है कि इस बच्ची का नाम है आईवी जो कि हमें जंगल के अंदर मिला था। तो सुनो जैक, तुम एक काम करो, इस बच्चे को लेकर ओडोल्वा चले जाओ। वैसे हमारा भी शुरू से यही प्लान था। जिसके बाद आईवी अपने टेंट में आ जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसे यहाँ पर किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है और वो सोरा को बैग के अंदर छुपा लेती है। पर तभी वो प्रेजेंस अचानक से गायब हो जाती है और आईवी चैन की सांस लेती है। और अब आईवी इस बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार वो प्रेजेंस किसकी थी। लेकिन तभी अचानक से लेट्रोवा यहाँ पर आ जाता है, क्या तुम सुबह ब्रेकफास्ट बनाने में मेरी हेल्प करोगी। और वो इसे गुड नाइट बोलकर यहाँ से चला जाता है। आईवी को ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंस लेट्रोवा की भी हो सकती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सोरा अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देता है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी चीज से डर रहा है। और अब आईवी उसके सामने ब्लेजिंग स्वॉर्ड के अलग अलग मेंबर्स का नाम लेना शुरू करती है, लेकिन जब वो मीला का नाम लेती है तो सोरा और भी ज्यादा डर जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सामने वाला बंदा आईवी को एक फॉर्म भरने के लिए देता है क्योंकि वो इस जगह पर नहीं है। और तभी लेट्रोवा उससे पूछता है कि वैसे आईवी तुम कहाँ से हो। और वो ये बताती है कि मैं लेटोमी विलेज से हूँ। और जब ये बंदा आईवी से उसके गारंटर के बारे में पता करता है तो आईवी कैप्टन ऑक्टो का नाम लेती है। और ये सुनने के बाद लेट्रोवा काफी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद आईवी सारे के सारे फॉर्म को फिल कर देती है और ये बंदा उसे एक वुड देता है जो कि एक तरह का परमिट है जिससे वो इस विलेज के अंदर कभी भी आ जा सकती है। और अब ये सारे कैप्टन बरोल्डा के पास आ जाते हैं और तभी जैक आईवी को ये बताता है कि हम जिस टाउन में रह रहे हैं उसके आसपास काफी ज्यादा खतरा है। आईवी को ऐसा लगता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी कैप्टन बरोल्डा ये कहते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर्स नहीं है, वो इंसान है। और अब ये सारे आईवी को एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं और वो ये कहते हैं कि इस जगह पर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जो कि लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट कर रही है और यहाँ तक कि उन्हें बेच भी रही है। और वो ये कहते हैं कि हमने उन लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारी ये बात लीक कर दी और वो लोग वहाँ से भाग गए। और तभी जैक ये बताता है कि अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि लोगों को उसके ऊपर शक हो और हमें उन्हें पकड़ने के लिए एक क्लू की जरूरत पड़ने वाली है। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद आईवी उन्हें बताती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मुझे ऐसा लगा था कि कोई मेरे पीछे है और किसी ने मेरे ऊपर अटैक भी किया था। ये सुनते ही वो सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं और तभी अचानक उनमें से एक बंदा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है जिससे बाहर का
कोई भी इंसान इनकी बातें नहीं सुन सकता। और अब ये सारे आईवी से इस बारे में पता करते हैं कि तुम्हारे साथ ये सारा कुछ कब से हो रहा है। और आईवी ये बताती है कि जब मैं जंगल में थी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है। और यहाँ तक कि वो टेंट वाली बात भी बताती है जहाँ पर उसे किसी की प्रेजेंस का एहसास हुआ था। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद इन सारे बंदों को इस बात पर शक होना शुरू हो जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई न कोई बंदा सप्रेशन स्क्वाड में है। और बरोल्डा लेट्रुआ से पूछते हैं कि वो इंसान कौन है। अरे मुझे क्या पता, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ। और अब ये सारे आईवी से इस बारे में पता करते हैं क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। और आईवी ये बताती है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मिस मीला है। ये सुनते ही वो सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और लेट्रुआ ये कहता है कि मिस मीला ऐसा नहीं कर सकती। और अब आईवी भी उन सभी से माफी मांगती है कि मैंने आपसे जो कुछ भी कहा आप सब उसे भूल जाओ। और अगली पल आईवी अपने टेंट में आ जाती है और वो सोरा को भी बाहर निकाल लेती है। और सोरा की स्माइल को देखकर वो ये समझ जाती है कि वो सोरा के बारे में इन सारे लोगों को बता सकती है। और तभी उसे फॉर्चून टेलर की बातें याद आती हैं कि तुम्हें रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकती हो। और अगर तुम उनसे अपना सीक्रेट छुपा कर रखोगी तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास ना करें। और अब आईवी भी ये सारी बातें बड़ी गौर से सोच रही होती है। और ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है। और जैसी आईवी टेंट से बाहर आती है तो वो ये नोटिस करती है कि ये सारे लोग खड़े हुए किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अपने मैजिकल आइटम का इस्तेमाल करने के बाद ये बंदा बताता है कि तुमने हमें मीला के बारे में जो बताया था वो एकदम सही है। और तभी लेट्रुआ ये कहता है कि मीला के साथ साथ उसके दोनों भाई भी इसके अंदर मिले हुए हैं। और जब इन्होंने उनका पीछा किया तो वो लोग किसी मर्चेंट से मिलने के लिए गए थे। और जैसे ही वो मर्चेंट वहाँ से गया तो मैं अचानक से उन दोनों के सामने आ गया और मैंने उनसे पूछा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो मर्चेंट कौन है। लेकिन उन सभी ने हमारे सामने कुछ ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि वो उस मर्चेंट को नहीं जानते और उसे बस रास्ता दिखा रहे थे। और इन सारी बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि वो लोग उस मर्चेंट से पक्का कोई न कोई सीक्रेट डिस्कशन कर रहे थे। और तभी शिफाली ये बताता है कि जब मैंने ट्रेड गिल्ड में उसके बारे में पता किया तो वो मर्चेंट इस जगह पर पहली बार आया है और उसने कोई भी ट्रेड नहीं किया, यानी कि उसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब ये सारे आईवी को थैंक्स करते हैं क्योंकि आईवी ने उन्हें काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन आप सब मेरे ऊपर विश्वास क्यों कर रहे हो। और तभी सेजल ये कहता है कि तुमने एक बार हमसे कहा था कि तुम्हारे पास हर चीज के लिए एक सॉलिड रीजन होता है, तो बस यही वजह काफी है। वैसे आईवी तुम हमारे लिए टेस्टी खाना क्यों बनाते हो। वो बस इसीलिए ताकि आप सभी एक अच्छा खाना खा पाएं। और हम इस बात को जानते हैं कि तुम ऐसे ही हो और इसीलिए हम तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं। और तभी आईवी उन सभी को सोरा के बारे में बताना शुरू करती है और वो ये कहती है कि मैं एक टेमर हूँ और जिसने मुझे मीला के बारे में बताया था वो एक स्लाइम है जिसे मैंने टेम किया हुआ है। ये बात सुनने के बाद वो सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं और आईवी से ये पूछते हैं कि वो स्लाइम कैसा है। तभी आईवी भागकर अपने टेंट में जाती है और वहाँ से सोरा को लेकर बाहर आ जाती है। और सारे लोग इस ट्रांसपेरेंट स्लाइम को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। और आईवी उनसे कहती है कि मैं स्लाइम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्लाइम के अंदर बुरे लोगों को पहचानने की ताकत है। और तभी से ये सारे भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस स्लाइम के बारे में किसी और को नहीं बताएंगे। और जब आईवी इन सभी की ये बातें सुनती है तो वो इन सभी से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो ये कहती है कि ये स्लाइम मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसका नाम है सोरा। और अब ये सारे सोरा को देखकर ये कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी रेयर स्लाइम है और हमने आज तक ऐसा स्लाइम कहीं भी नहीं देखा। और इस बंदे को तो सोरा के ऊपर कुछ अजीब सा ही प्यार आ रहा होता है, पर सोरा को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती और वो मन में कहता है अबे यार हट जा, मिठाई क्या। जिसके बाद ये सारे सोरा की एबिलिटी को चेक करना शुरू करते हैं और पहले ये बंदा आगे आता है जिसका नाम है रिक और वो ये कहता है कि मैं इस पार्टी का सबसे अच्छा तलवारबाज हूँ। लेकिन तभी सोरा कुछ अजीब सा रिएक्ट करना शुरू कर देता है और आईवी ये बताती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब बारी आती है लॉकरिक की और वो ये कहता है कि पीछे ये जो बंदा खड़ा हुआ है उसने कल दारू चुरा कर पी है। और सोरा भी इस बात पर रिएक्ट करता है और आईवी ये कहती है कि ये बात बिल्कुल सही है। और फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और ये सारे मीला के बारे में बात कर रहे होते हैं और इनको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो गद्दार निकलेगी। और तभी जैक कहता है कि अगर हम उन लोगों को पकड़ लें तो हमारे लिए आगे कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। और अब आईवी इन सभी से ये पता करती है कि आखिरकार इस ऑर्गेनाइजेशन ने बुरे काम करना कब शुरू किया। और ये सारे उसे बताते हैं कि आज से 7 साल पहले कुछ बच्चे गायब होने शुरू हो गए। और तभी ये बात सामने आई कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारा काम कर रही है। और ये सारा कुछ बताने वाले कुछ विक्टिम्स थे जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से बचकर बाहर निकल गए थे और हमने उनकी हेल्प की। लेकिन ये सारे इस बात को लेकर भी काफी चिंता में होते हैं कि ग्रीन गिल के साथ साथ कोई और भी गद्दार है जो कि इनकी सारी बातों को बाहर पहुंचा रहा है। लेकिन वो है कौन। जिसके बाद बरोल्डा ये बताते हैं कि एक नोबल ने ग्रीन गेल को
प्रमोट किया था, लेकिन इसका रीजन ये था कि ग्रीन गिल वालों ने उनकी हेल्प की थी। और तभी आईवी उनसे पूछती है क्या नोबल लोग अक्सर ऐसे काम करते हैं कि वो किसी को प्रमोट करने के लिए कहें। ऐसा काफी कम होता है क्योंकि नोबल्स एडवेंचरर्स को काफी छोटा समझते हैं, यानी कि उनके पैर की जूती के बराबर। और फिर ऐसे ही इन सभी की बातें चलती रहती हैं और आईवी इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि नोबल ने सारा कुछ इसीलिए किया होगा ताकि वो ये चेक कर सके कि आप सभी उनका साथ दोगे या फिर नहीं। और आईवी की ये सारी बातें सुनकर ये सारे के सारे बड़े लोग काफी चौंक जाते हैं। तुम तो बस 7 साल के हो लेकिन बातें काफी समझदारी की करते हो। और आईवी उन्हें बताती है कि मैं 7 साल का नहीं हूँ, मैं 9 साल का हूँ। और साथ में आईवी ये बताती है कि मैं आज ही 9 साल की हुई हूँ। और तभी लेट्रुआ उससे कहता है अगर ऐसी ही बात है तो जन्मदिन मुबारक हो। और अब सारे के सारे उसके लिए क्लैपिंग्स करना शुरू कर देते हैं और उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और ये सारी पार्टी खत्म हो जाने के बाद बेरोल्डा कहते हैं कि अगर हमारे बीच कोई गद्दार है तो हमें भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार रहना होगा। और फिर हम जैक को देखते हैं जो कि इस बात को लेकर काफी परेशान होता है कि हमारे बीच और भी ज्यादा गद्दार हो सकते हैं। और वो ये कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमें इसके बारे में गिल्ड मास्टर को बता देना चाहिए। और अब अगली सीन में ये सारे गिल्ड में आ जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात गिल्ड मास्टर से होती है जिनका नाम है रॉगलिफ। ओह तो तुम सारे यहाँ पर आ गए। वैसे मेरा नाम है रॉगलिफ और मैं यहाँ का जीएम हूँ। जीएम मतलब गिल्ड मास्टर और तुम मुझे प्यार से जीएम भी कह सकते हो। और जब आईवी इनसे बातें कर रही होती है तो वो बार बार सोरा का रिएक्शन चेक करती है कि ये सारे उसके सामने सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। और तभी यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं और वो ये कहता है कि मैं हूँ वाइस कैप्टन एग्रो। और अब बारी आती है कैप्टन बेरोल्डा की जो अपनी बॉल निकालकर इन सभी को चेक करना शुरू करते हैं। और वो ये कहते हैं कि इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारे एकदम ठीक हैं। लेकिन ये सामने वाले बंदे इस चीज को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि क्या चीज है। मैंने ये सामान आईवी से लिया है जिससे हमें ये पता चलता है कि सामने वाला बंदा बिल्कुल सही है या फिर गलत। और तभी रॉगलिफ उन सभी से कहते हैं कि सुनो आईवी और बेरोल्डा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि तुम कर सकते हो। और तभी बेरोल्डा जीएम से इस बात की भी परमिशन ले लेते हैं कि वो सारे के सारे एडवेंचरर्स को चेक करने वाले हैं। और अब अगली सीन में बग्स भी उन सभी को लेकर एक होटल में आ जाता है जिसको मर्चेंट अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और वो ये बताता है जब हमने यहाँ पर रेड मारी तो वो सारे यहाँ से भाग गए। जिसके बाद बग्स भी आईवी का इन दोनों गार्ड से इंट्रोडक्शन करवाता है। लेकिन तभी वो सोरा को देखती है जो कि एक गार्ड को देखकर काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है और वो इसके बारे में कैप्टन बेरोल्डा को बता देती है। जिसके बाद ये सारे अंदर आ जाते हैं लेकिन इन्हें एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि वो बंदा जो बाहर खड़ा हुआ है वो एक गद्दार है। और ऐसा करते करते शाम हो जाती है और अब इनके पास सारी की सारी लिस्ट आ जाती है, यानी कि 150 में से 38 बंदे जो हैं वो गद्दार हैं। और तभी अचानक से इस रूम के अंदर 2 बंदे आते हैं और पहला है काउंट फेल्टोरिया और दूसरा है लॉर्ड फोरांडा। और अब ये दोनों अंदर आ जाते हैं और आईवी को देखकर ये पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है। वैसे ये बच्चा वही है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना टारगेट बनाया था, तो हाल फिलहाल में हम इसका ख्याल रख रहे हैं। लेकिन काउंट फेल्टोरिया को देखकर सोरा अजीब सा रिएक्शन कर रहा होता है, यानी कि ये इंसान भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ है। और इन दोनों के जाने के बाद बेरोल्डा ये बताते हैं कि काउंट भी गद्दार है। अगर ये इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि सारा कुछ यही कंट्रोल कर रहा हो। और तभी आईवी कहती है कि हमारे इस इंसान से मिलने की टाइमिंग काफी कम थी और अगर हम इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर नजर रखनी होगी। और अब अगली सीन में ये सारे एक रूम के अंदर आ जाते हैं और सीआईडी बनकर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। और तभी लेट्रुआ ये कहता है अभी यार ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इनको देखकर तो मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। और अब आईवी एक बुक शेल्फ के पास आती है और यहाँ पर एक ऐसी बुक रखी हुई होती है जिसके कॉर्नर्स काफी घिसे हुए हैं। और जैसे ये उसे टच करती है तो एक हिडन डोर खुल जाता है और ये सारे उस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे बॉक्सेस रखे हुए होते हैं। और जैसे ये सारे उन बॉक्सेस को खोलते हैं तो उनके अंदर काफी सारे पैसे होते हैं और साथ में गोल्ड भी। और साथ में इन्हें यहाँ पर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी मिल जाते हैं जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। और तभी बग्स भी ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में बिल्कुल भी भनक ना लगे कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जिसके बाद ये सारे बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आने से पहले ये सारे के सारे सामान को पहले जैसा रख देते हैं ताकि किसी को भी इनके ऊपर शक ना हो। और अब ये सारे आईवी को भी वार्न कर रहे होते हैं कि तुम्हें अकेले कहीं भी नहीं जाना है और अगर तुम्हें कभी भी हमारी हेल्प की जरूरत हो तो तुम हमें बुला सकते हो। और अगली सीन में आईवी एक मैजिकल आइटम का इस्तेमाल करके पानी भर रही होती है और लेट्रुआ ये बताता है कि जिनके पास वाटर मैजिक नहीं होता वो इसी मैजिकल आइटम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लेट्रुआ काफी चालाकी से उससे ये पूछ लेता है क्या तुम सच में एक लड़का हो। और आईवी उसे बताती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं एक लड़की हूँ। और साथ ही में वो इससे प्रॉमिस भी करवा लेती है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर मीला आ जाती है और वो आईवी को बाहर ले जाने के लिए कहती है कि मेरे साथ चलो, मुझे एक काफी अच्छी
अच्छी स्वीट शॉप पता है और ये बंदा भी इन दोनों के साथ जाने के लिए इन दोनों को मना लेता है। लेकिन तभी मीला ये बताती है कि उस जगह पर हम 3 नहीं हम 5 जाने वाले हैं। आइवी कहती है क्या 5? और तभी अचानक से उसके दोनों भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं और अब अगली सीन में ये सारे उस जगह पर आ जाते हैं जिसका नाम है फ्लो फ्लो और ये बंदा उन सभी को खाने के लिए डेजर्ट ऑफर करता है और ये सारे उसे आराम से बैठकर खा रहे होते हैं। लेकिन तभी लेट्रुआ उन दोनों से ये पूछता है कि तुमने अचानक से हमें यहाँ पर क्यों बुलाया और साथ में आइवी को भी? वो इसीलिए क्योंकि हमारी बहन मीला आइवी की काफी तारीफें कर रही थी तो इसलिए हम उससे मिलना चाहते थे। और तभी आइवी ये नोटिस करती है कि सोरा दोबारा से अजीब सा बिहेव कर रहा है, यानी कि ये सारे के सारे लोग काफी डेंजरस है और आइवी को भी ये सारे लोग देखने में काफी अजीब लग रहे होते हैं, यानी कि 1 नंबर की खतरनाक। और अब ये दोनों भाई मिलकर आइवी को छेड़ना शुरू कर देते हैं और तभी लेट्रुआ उनसे कहता है अगर तुमने इसे दोबारा से परेशान किया तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। अरे भाई हमें माफ कर दो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। पर इतने से भी इन दोनों का मन नहीं भरता, जिसके बाद ये अपनी बहन का ही मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि तुम तो 1 नंबर की बकवास हो और तुम्हारे पास जो स्किल है वो तो बस टेमिंग की है और उससे भी तुम बस स्लाइम को ही टेम कर सकती हो। अगर तुम एक बड़े मॉन्स्टर को टेम करती तो कोई बात होती। लेकिन तभी आइवी उसका साथ देती है और वो ये कहती है तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास एक काफी अच्छी स्किल है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की स्किल्स की कदर नहीं होती, पर तुम्हारे पास जो स्किल है वो काफी कमाल की है, मैं उसके बारे में जानती हूँ। पर ये दोनों भाई काफी चालाक होते हैं और वो ये कहते हैं लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं जिनसे काफी पैसे कमाए जा सकते हैं और इसीलिए हम एडवेंचरर्स बने क्योंकि हमारे पास वो स्किल्स हैं। और अब ये दोनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं और लेट्रुआ उससे पूछता है कि तुम्हें वहाँ की स्वीट्स कैसी लगी और वो ये कहती है अरे हाँ वो काफी कमाल की थी। जिसके बाद लेट्रुआ ये बताता है कि वो इंसान पहले एक एडवेंचरर था और मैं उसे काफी अच्छे से जानता हूँ और उसकी दुकान में तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। आइवी इस बात को समझ जाती है कि लेट्रुआ उन्हें यहाँ पर लेकर क्यों आया, क्योंकि वो ये जानता था कि ये तीनों लोग कोई न कोई गड़बड़ कर सकते हैं और यहाँ तक कि खाने में भी जहर मिला सकते हैं। और अब लेट्रुआ ये बताता है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो काफी मस्ती करते थे और साथ में बड़े लोग हमारी गलती होने पर भी हमें डांट देते थे, लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है। जब भी कोई छोटा बच्चा बाहर खेलने के लिए जाता है तो किसी न किसी बड़े को उसके साथ जाना पड़ता है उसकी निगरानी के लिए, क्योंकि आज का टाइम काफी चेंज हो चुका है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ये सारे एक साथ बैठे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और तभी जैक आइवी से ही कहता है कि तुम वहाँ पर क्या करने गए थे, जबकि तुम इस बात को जानते हो कि वो सारे के सारे लोग उस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं। बरोल्डा भी कहते हैं कि वो लोग ऐसा करने का दिन में सोच रहे थे, उनको ऐसा लगा था कि वो आइवी को किडनैप कर लेंगे। लेकिन इन सभी को ये बात काफी खा रही होती है कि वो लोग इस बात को जानते हैं कि आइवी काफी स्मार्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया, यानी कि वो लोग काफी शातिर हैं और अपना एक एक कदम काफी फूंक कर रख रहे हैं। आइवी उन सभी को बताती है कि ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन गेल बस एक मोहरा हो और असली कल्प्रिट इनके पीछे हो, और अगर हमने अभी कोई एक्शन लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमारे हाथों से दोबारा भाग जाएं। और तभी मालरिक ये कहता है कि अगर हमने जल्दी कदम नहीं उठाया तो ऐसा हो सकता है कि पूरी कंट्री में गद्दार ही गद्दार भर जाएं। और तभी आइवी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ये कहती है क्यों ना मैं ही चारा बन जाऊं जिससे हम उस ऑर्गेनाइजेशन को गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और उससे ऐसा कह सकते हैं कि जिस जगह पर उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से वो सारे कागज लेने के लिए आएगी तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन ये सारे लोग आइवी के इस प्लान से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते और वो ये कहते हैं इससे तुम्हारी जान खतरे में भी आ सकती है, और हम इस बात को नहीं जानते कि हमारे बीच कितने सारे गद्दार हैं और हो सकता है कि हम दोनों के बीच में वॉर भी हो जाए। पर कुछ टाइम के बाद ये सारे लोग मान जाते हैं और कैप्टन बरोल्डा ये कहते हैं कि चलो सारी जगह पर गलत इन्फॉर्मेशन फैला दो ताकि वो सारे बेस पर अटैक करने के लिए सामने आए। जिसके बाद ये सारे प्लान बना लेते हैं कि ये उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पर जाएंगे, और साथ ही में ये सारे आइवी को भी थैंक यू बोल रहे होते हैं क्योंकि उसी की वजह से ही ये पहला मूव लेने वाले हैं। और अब अगले सीन में हमें दोबारा से जीएम को दिखाया जाता है, यानी कि गिल्ड मास्टर, जिनके सामने सारे के सारे एडवेंचरर्स खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं तुम सभी को इस बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे साथ खड़ा हुआ है उसका नाम है आइवी। लेकिन यहीं से हमारा सीन पलटी मार लेता है और फिर हम बग्सबी को देखते हैं जो कि अपने साथी से ये बात कर रहा होता है तुम ये बात तो जानते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग काफी खतरनाक हैं और पहले भी हमने उन्हें पकड़ने की काफी कोशिशें की हैं, लेकिन हम हर बार नाकाम रहे और यहाँ तक कि हमने हार मानने के बारे में भी सोच लिया था। और कैप्टन बरोल्डा वो भी उस वक्त से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन जब भी वो आइवी की बात करते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ जाती है। और तभी अचानक शिफाली यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि सर बग्सबी जल्दी से एक स्क्वाड बनाइए जो कि जंगल में मॉन्स्टर्स के रहने की जगह मिली है।
है, लेकिन तुमने तो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। शायद से एक मॉन्स्टर हमसे बचकर भाग गया है, लेकिन हम उसे भी खत्म करना चाहते हैं। इस तरफ हम ये देखते हैं कि सारे के सारे एडवेंचरर्स ने आईवी के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया होता है और रॉकलिफ ने ये सारा कुछ इसीलिए करवाया होता है ताकि आईवी इस बात को पहचान पाए कि इन सारे एडवेंचरर्स में से कौन कौन इनके साथ है और कौन गद्दार है। और फिर दोबारा से मीला भी यहाँ पर आ जाती है और साथ में उसके दोनों भाई भी, और वो आते ही दोबारा से आईवी को छेड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आईवी को बचाने के लिए लेटरुआ हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। और फिर हम दोबारा से शिफाली को देखते हैं जो कि बग्स बी से ये कहता है कि मैं आपको सारा कुछ बताना तो चाहता हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारी बातें सुन रहा हो। और तभी वो अपने साथी को यहाँ से भगा देता है। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि तुम सारे क्या करना चाहते हो और ये प्लान किसका है। जिसके बाद ये सारे बग्स बी को सारा कुछ बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये उसे बताने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि सारे के सारे एडवेंचरर्स काम पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी बेरोल्डा ये कहते हैं कि चलो हमारा काम आसान हो गया है, लेकिन इस बेवकूफ ने ये स्क्वाड बनाते हुए हमारे कुछ अच्छे मेंबर्स भी इस स्क्वाड के अंदर डाल दिए हैं। अगर सारे के सारे गद्दार इस स्क्वाड में होते तो उन्हें मारना काफी आसान होता। बग्स भी उनसे पूछता है, लेकिन आप मुझे बताओ कि ट्रैप कब छोड़ना है। तुम उन सभी को लेकर काफी दूर चले जाना, क्योंकि अगर वो दंगे भी करते हैं तो इससे टाउन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आईवी और ये सारे लोग दोबारा से एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और लेटरुआ ये बताता है कि ये जगह तो काफी अजीब है और मैंने ऐसा सुना है कि इस जगह पर एक बाइट खाने के बाद इंसान काफी आराम से बेहोश हो जाता है। और अब ये अंदर जाते हुए आईवी से कहता है कि हम इस डेंजरस जगह पर जा रहे हैं, तो चलो अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। और अब अगले पल ये सारे इस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और मीला आईवी से कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें डांजो खाना चाहिए। अरे वो मत खाना, अगर तुमने वो खाया तो तुम बेहोश हो जाओगी। लेकिन जब वेटर यहाँ पर आता है तो ये सारे डेंजो का ऑर्डर दे देते हैं और साथ में आईवी भी सेम चीज को ही ऑर्डर करती है। और तभी मीला लेटरुआ को देखकर कहती है कि ये इंसान भी डेंजो लेने वाला है। अरे क्या डेंजो? अरे मैं नहीं खाऊंगा डेंजो, मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। अरे ओए पुत्र, खा के तो देख, हमारे यहाँ पर डेंजो काफी टेस्टी मिलता है। और जब आईवी सोरा को देखती है तो वो काफी घबरा रहा होता है, यानी कि ये शॉप वाला भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। और आईवी भी ये सारा कुछ समझ जाती है और वो ये कहती है कि चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं। और अब ये सारे खाने से पहले बातें कर रहे होते हैं और लेटरुआ इन तीनों को ये बताता है कि मेरे पास ऊपर से एक ऑर्डर आया है कि हमारे पास तुम तीनों के लिए एक मिशन है, और ये ऑर्डर सीधा जीएम ने मुझे दिया है। और अब वो इन तीनों के सामने एक झूठी कहानी बताना शुरू करता है और वो ये कहता है कि वॉचर्स और एडवेंचरर्स का एक ग्रुप जंगल के अंदर जा रहे हैं ताकि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार सकें। और इसी बीच टाउन के अंदर सिक्योरिटी काफी कम रहने वाली है। और ये सुनने के बाद ये तीनों सोचते हैं कि आखिरकार इतने सारे एडवेंचरर्स और वॉचर्स जंगल के अंदर करने क्या जा रहे हैं। और इस तरफ ये बंदा इनके खाने में जमाल घोटा मिला रहा होता है ताकि इन सभी को काफी दब कर आए। और इस तरफ लेटरुआ इन तीनों को झांसे में लेने की कोशिश कर रहा होता है और वो ये कहता है कि उस टाइम हमारा पूरा का पूरा टाउन खाली होगा, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और ये तीनों भी उसके लिए मान जाते हैं। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये बंदा चुपके से यहाँ से कल्टी मार लेता है। आईवी और लेटरुआ ये समझ जाते हैं कि उनके प्लान का पहला पड़ाव अब शुरू हो चुका है। और अब ये एक एक करके अपने सारे के सारे पत्ते खोलने वाले हैं, जिसके बाद लेटरुआ अपने सामने रखे हुए खाने को इन तीनों की तरफ कर देता है और वो ये पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें आईवी को किडनैप करने के लिए कितने पैसे मिलने वाले हैं। क्या तुम तीनों ने अपना जमीर बेच दिया है? ये सुनते ही वो तीनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं, यानी कि अब उनकी सारी की सारी पोल पट्टी खुलने वाली है। और अब लेटरुआ इन तीनों को वही खाना खाने के लिए कहता है। और जब मीला को ऐसा लगता है कि ये तीनों फंस चुके हैं तो वो ये कहती है कि हम हार मानते हैं। और ये सुनते ही उसके दोनों भाई लेटरुआ पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं। और अब ये एक के बाद एक लेटरुआ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लेटरुआ इन दोनों को बड़ी आराम से संभाल रहा होता है और वो मेल्मा को नीचे गिरा देता है। और अब वो टॉल्टो को देखकर ही कहता है कि वैसे मेरे पास डिफेंस स्किल्स नहीं है, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफी मेहनत की है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? और जब लेटरुआ उसके ऊपर अटैक करता है तो ये उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और उसे पीछे धक्का दे देता है। और तभी अचानक मेल्मा उसके ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी लेटरुआ अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन वो भी अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है। और जब ये दोनों एक साथ मिलकर लेटरुआ पर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं तो मीला अपने स्लाइम्स का इस्तेमाल करके इन दोनों को रोक लेती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर लेटरुआ इन दोनों पर अटैक करके इन दोनों को ही चित कर देता है। और अब बारी है मीला की, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और आईवी उसे देखकर कहती है, अरे फ्लो फ्लो की ऑनर। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि सारे के सारे दुश्मन
दुश्मनों ने गार्ड्स के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए होते हैं और इनमें से ही कुछ गार्ड्स उन बंदों को लेकर अंदर आ जाते हैं और वही बताते हैं कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स किस जगह पर रखे हुए हैं। और यही पास में हम दो गार्ड्स को देखते हैं जो कि इनकी सारी की सारी बातें सुन लेते हैं और वही कहते हैं कि हमें इसके बारे में अपने साथियों को बताना चाहिए, लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काउंट फेल्टोरिया इन बंदों के पास आ जाता है और वही कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और जब ये सारे अंदर जाने का ट्राई करते हैं तो तभी अचानक से यहाँ पर सायरन बजना शुरू हो जाता है और चारों तरफ स्मोक ही स्मोक हो जाती है और सारे लोग बेहोश होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि काउंट फेल्टोरिया और उसके साथी भी बेहोश हो जाते हैं। और इस तरफ जंगल में ये सारे दुश्मन बग्स भी और बाकी सभी बंदों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से बग्स भी इन सभी को ट्रैप के अंदर फंसा लेता है, जिसके बाद इन सभी को 440 वॉट के झटके लगने शुरू हो जाते हैं और इन सभी की हालत खस्ता हो जाती है। और फिर हमें कैप्टन बरोल्डा और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि इन सारे के सारे गद्दारों को काफी गंदे तरीके से मार रहे होते हैं। और ये देखकर एक एडवेंचरर उनसे पूछता है कि यहाँ पर ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये सारे गद्दार हैं तो तुम इन्हें पकड़ने में हमारी हेल्प करो। अगले ही पल हम ये देखते हैं कि इन सभी ने सारे के सारे गद्दारों को पकड़ लिया होता है और तभी उनमें से एक बंदा ये कहता है कि कैप्टन आप ये हमारे साथ क्या कर रहे हो। और बग्स भी कहता है कि हमने तुम सभी को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लिया है, तुम सारे के सारे गद्दार हो। और तभी एग्रो ये बताता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है तो तुम्हें सजा मिलनी पक्की है। लेकिन अब भी ये सारे लोग इस बात से मना कर रहे होते हैं कि वो गद्दार नहीं है, जिसके बाद एग्रो इन सभी को बार बार बिजली के झटके देना शुरू कर देता है। और अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग आईवी को थैंक यू बोल रहे होते हैं और एक गार्ड काउंट फेल्टोरिया को लेकर यहाँ से जा रहा होता है। क्या तुम सारे ये जानते नहीं हो कि तुम क्या कर रहे हो? ये उन सभी को इस बात की धमकी दे रहा होता है कि उन सभी ने एक नोबल से पंगा लिया है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर फोरांडा आ जाता है और वही कहता है कि तुम इन सभी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और मुझे गिल्ड मास्टर ने तुम्हारे बारे में सारा कुछ पहले ही बता दिया था। और फिर हम गेट पर देखते हैं जहाँ पर टाउन के काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वही कहते हैं कि इन सारे के सारे गद्दारों को बाहर निकालो, हम उन्हें जलाकर मार देंगे। हाँ हाँ बाहर निकालो इन्हें। और ये सारे लोग काफी गुस्से में होते हैं, लेकिन तभी बग्स भी इन सभी के पास जाकर इन्हें समझाता है आप सारे शांत रहिए, इन सारे के सारे गद्दारों को काफी कड़ी सजा मिलने वाली है और अगर आप सब इन सभी को अभी जान से मार दोगे तो इनका सारा का सारा दर्द और पेन खत्म हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इनका दर्द आसानी से खत्म हो जाए। आईवी इस बात को समझ जाती है कि बग्स भी ने ऐसा क्यों कहा ताकि सारे के सारे टाउन वाले इन गद्दारों को मारकर ये सारा जुर्म अपने ऊपर ना ले लें। और बग्स भी इन सभी से ये प्रॉमिस करवाता है कि ये सारे टाउन वाले इन गद्दारों के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। और तभी बेरोल्डा यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि बस आईवी एक और काम बाकी है। अगले पल इन सभी के सामने काफी सारे एडवेंचरर्स खड़े हुए होते हैं और आईवी इन सभी को देखकर कहती है क्या हमें फिर से इन्हें इन्वेस्टिगेट करना है। और बेरोल्डा ये बताते हैं कि हाँ इनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेस के आसपास देखे गए हैं। और इसके बाद आईवी सोरा को देखकर ही कहती है कि चलो सोरा अपने काम पर लग जाते हैं। और अगली सीन में ये दोनों आईवी के सामने खड़े हुए उसे शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं क्योंकि आईवी ने उनकी काफी हेल्प की है। जिसके बाद बग्स भी आईवी को कुछ रिपोर्ट्स दिखाता है और वही कहता है कि हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है उससे एक बात तो साफ है कि इस वांटेड लिस्ट में टोटल 58 लोग हैं जिनमें से अभी तक 45 ही अरेस्ट हो पाए हैं। ये सुनने के बाद आईवी भी काफी शॉक्ड हो जाती है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी है। और तभी आईवी की नजर सामने रखे हुए एक पेपर के ऊपर जाती है और वो ये पूछती है कि ये क्या चीज है। बग्स भी कहता है ये वो रिवॉर्ड है जो कि तुम्हें मिलने वाला है क्योंकि तुमने हमारी काफी हेल्प की है और साथ में तुम्हें गोल्डन कॉइन्स और 150 लडाल भी मिलने वाले हैं। जिसके बाद आईवी इन सारी चीजों को कैलकुलेट करना शुरू करती है और वो ये सोचकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि ये पैसे तो सच में काफी ज्यादा हैं और इतने पैसे कमाने के लिए मुझे लगभग 1.5 लाख चूहे बेचने पड़ते। जिसके बाद वो इस पेपर पर साइन कर देती है और अब वो दोबारा से जंगल में आ जाती है और साथ ही में अपने ट्रैप्स को चेक करना शुरू करती है, लेकिन उनके अंदर एक भी चूहा फंसा नहीं होता। और तभी अचानक से वहाँ पर सीएल आ जाती है जो कि चूहे और खरगोश पकड़ने में उसकी हेल्प करती है। और जब आईवी इन्हें बेचने के लिए आती है तो इसके बदले में उसे 100 गिडाल मिल जाते हैं, यानी कि अब उसकी चांदी ही चांदी हो रही है और साथ में सोना भी। तुम्हारी वजह से मैं काफी अच्छे पैसे कमा पा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे पास काफी फ्रेश मीट लेकर आती हो, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे बैठकर आराम से पार्टी कर रहे होते हैं और गिल्ड मास्टर इन सभी से कहते हैं कि तुम सभी ने ऑर्गेनाइजेशन को काफी अच्छे से सबक सिखाया है तो अब तुम सारे पार्टी करो। और अब जैक और बाकी सभी आईवी के पास आ जाते हैं और साथ में उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं और वही कहते हैं कि तुमने हमारी जो हेल्प की उसके लिए शुक्रिया। और हमारे पास काफी सारे प्रूफ्स इकट्ठे हो गए थे जिसकी वजह से काउंट फेल्टोरिया ने भी अपना क्राइम
कबूल कर लिया है। जिसके बाद आईवी गिल्ड मास्टर से ग्रीन गेल के बारे में पता करती है और वो ये कहते हैं कि वो तो बस एक मोहरा थे। जिसके बाद वो मीला के बारे में भी ये बताते हैं कि उसने भी हमारी काफी हेल्प की है, तो हम उसकी सजा भी काफी कम कर देंगे। फिर हम मीला को देखते हैं जो कि जेल में होती है और वो ये सोचती है कि फाइनली हम सारे पकड़े गए और मुझे अब और क्राइम करने नहीं पड़ेंगे। और अब ये सारे इस बात को लेकर काफी खुश होते हैं कि सारा कुछ अब सही हो चुका है। और गिल्ड मास्टर आईवी से ये कहते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड का शुक्रिया। ये सुनने के बाद आईवी काफी हैरान हो जाती है और जैक उन्हें बताता है कि गिल्ड मास्टर को तुम्हारे और सोरा के बारे में सारा कुछ पता है और इसके लिए हमें माफ करना। बरोल्डा भी ये कहते हैं कि मेरे पास ये जो बॉल थी उसके बारे में जीएम को पहले से ही पता था कि ये एक मैजिकल आइटम है, तो इसलिए हमें उन्हें सारा कुछ बताना पड़ा। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद आईवी गिल्ड मास्टर से माफी मांगती है और वो ये कहते हैं कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुमने ये सारा कुछ हमसे क्यों छुपाया। और जब आईवी अपना ये स्लाइम बाहर निकालती है तो जीएम ये कहते हैं कि ये वाला स्लाइम काफी रेयर है और मैंने ऐसा ट्रांसपेरेंट स्लाइम आज तक नहीं देखा। और अब ये सारे आईवी को इस बात के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं कि वो उनके साथ इसी टाउन में रुक जाए। और तभी जीएम उससे कहते हैं कि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम कैपिटल जाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास वहाँ जाने का कोई ठोस रीजन नहीं है तो तुम यहाँ पर हमारे साथ रुक सकते हो। जैसी आईवी ये सारी बात सुनती है तभी उसे उस फॉर्चून टेलर की सारी बातें याद आती हैं और वो इन सभी को सारा कुछ बताना शुरू कर देती है। और वो ये कहती है कि मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई भी स्टार नहीं है, यानी कि मैं स्टारलेस हूँ। और अब वो इन सभी को अपनी सारी कहानी बताना शुरू करती है कि जब वो अपने टाउन के अंदर रहा करती थी तो उसके साथ उसके टाउन के लोगों ने क्या क्या किया था जब उन्हें ये बात पता चली कि आईवी के पास कोई भी स्टार नहीं है और इसीलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। ये सारे बैठकर उसकी कहानी को काफी गौर से सुन रहे होते हैं और आईवी सारी कहानी बताती जाती है। और तभी जैक उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ कि तुम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची और तुम काफी ब्रेव हो। बग्स भी कहता है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे स्टार्स के बारे में किसी को भी पता ना चले तो हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। इस बात को लेकर सारे लोग ही सहमत हो जाते हैं। जिसके बाद आईवी उन सभी को थैंक्स करती है और वो ये कहती है कि अब मैं अपनी जर्नी पर जाने के लिए एकदम तैयार हूँ। ये सुनते ही सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्या तुम फिर से यहाँ से जाने वाली हो? लेकिन आईवी अपनी सारी पुरानी बातों को याद करते हुए इन सभी को बताती है कि मैं अपनी जर्नी में काफी सारे लोगों से मिली और वो लोग काफी अच्छे थे, जैसे कि आप लोग हो। और मैं इस बात को समझ रही हूँ कि फॉर्चून टेलर ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि मुझे आगे जाकर इस वर्ल्ड को समझना है और जहाँ मुझे ऐसे लोग मिल जाएं जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ तो मुझे उन्हें सारा कुछ बता देना है। और मैंने ऐसा ही किया। और तभी आईवी इन सभी को ये समझाती है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो कि बस दूसरों के लिए हो। और माना अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दूसरों के लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ, जैसे आप सभी के लिए। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और वो इन सभी को खुश देखकर सोरा से कहती है कि देखो यही रियल हैप्पीनेस है। जिसके बाद आईवी यहाँ से जाने के लिए एकदम तैयार हो जाती है और ये सारे के सारे लोग उसे यहाँ पर अलविदा कहने के लिए आए होते हैं। और इन सभी ने आईवी को अलग अलग मैजिकल आइटम्स दिए होते हैं। जाने से पहले बग्स भी उसे बताता है कि तुम्हारे पास जो स्लाइम है वो काफी कमजोर है और ये स्लाइम इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि तुमने उसे टेम किया है, क्योंकि तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स काफी कम है और तुम ही वो एक हो जो कि उसे टेम कर पाए। आईवी ये समझ जाती है कि उसका सोरा से मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं था। और जब आईवी यहाँ से निकलती है तो ये सारे लोग उसे बाय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ये सारे लोग इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि आईवी के पास एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ गया है और ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि सीएल होती है। और अब आईवी इन दोनों के साथ ही अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करती है और वो ये कहती है कि भले ही मेरे पास एक भी स्टार नहीं है, लेकिन मेरे पास काफी सारे दोस्त हैं और जिन लोगों के पास भी ऐसे दोस्त होते हैं उनके लिए कोई भी जर्नी मुश्किल नहीं होती। तो इसी के साथ हमारी ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगली वीडियो आप कौन सी एनिमे के ऊपर चाहते हो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनीसोल।